टेड, क्या हो रहा है? टेबल पर बैठी 30 साल की सांवली दिखने वाली औरत ने अपने पति को गुस्से में देखकर परेशान होकर पूछा। निक ने उस औरत को मुस्कुराते हुए देखा और प्यार से सिर झुकाकर नमस्ते किया। तो आप एंड्रोमेडा होंगी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं निकोलस रेवेनिक्लो हूं और मैं आपके पति से आपके कजिन सीरियस ब्लैक को गैरकानूनी तरीके से जेल में डालने के बारे में बात करने आया हूं। निक ने कहा और घर में रहने वाले तीनों लोगों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। टेड को निक का इतनी आसानी से मना करना पसंद नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी कैसे? सीरियस के पाप साफ दिख रहे थे। एंड्रोमेडा ने सख्ती से कहा। निक को इस दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि यह खबर भरोसा तोड़ने वाली है। फिर भी मुस्कुराते हुए निक ने जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि सीरियस के खिलाफ न सिर्फ कोई सबूत नहीं है, बल्कि असल में उसे बिना ट्रायल के जेल भी भेजा गया था। उसने एक बार फिर कहा, जिससे एंड्रोमेडा और टेड दोनों एक बार फिर हैरान रह गए। ये नामुमकिन है। मिनिस्ट्री ऐसी चीज की इजाजत कभी नहीं देगी। टेड ने निक की बात को गलत साबित करने की कोशिश में कहा, लेकिन निक ने बस नफरत से नाक सिकुड़ी। मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करने वाले इंसान के तौर पर आप सभी लोगों को इसमें फैले बड़े करप्शन के बारे में पता होना चाहिए। बदकिस्मती से मैंने जो कुछ भी कहा है उसे आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कोई ट्रायल हुआ ही नहीं। क्राइम का विक्टिम पीटर पेटिग्रू भी आज भी जिंदा और ठीक है। उसने ये कहते हुए पूरे परिवार की स्थिति की पहले से जानकारी को तोड़ दिया। घर में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया क्योंकि परिवार समझ रहा था कि निक ने क्या कहा था। अगर और मेरा मतलब है कि अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है, तो इसका आपसे क्या लेना देना है? टेड ने आखिर में शक से पूछा। निक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया सवाल। अगर आपका मतलब मुझसे पर्सनली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरे करीबी दोस्तों में से किसी को भी शामिल करते हैं तो काफी कुछ। आप देखिए, पीटर पेटिग्रू न सिर्फ उस समय से मेरे दोस्त रोनाल्ड वीजली के परिवार के साथ रह रहा है, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैरी को भी सीरियस से मिलने वाले सपोर्ट की सच में जरूरत है। निक ने ईमानदारी से समझाया। टेड और एंड्रोमेडा दोनों इस नई जानकारी को समझने के लिए एक पल के लिए रुके, लेकिन बबलगम बालों वाली लड़की, जिसे निक ने निम्फेडोरा समझा, ने अचानक एक सवाल पूछा। रुको, अगर पीटर पेटिग्रू इतने समय से वीजली के साथ रह रहा था, तो किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? उसने कंफ्यूज होकर पूछा। टेड और एंड्रोमेडा दोनों को भी इस गड़बड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने निक को ऐसे देखा जैसे जवाब मांग रहे हों। निक इसके लिए तैयार होकर यहाँ आया था, लेकिन एक छोटा सा सवाल, एक मेटामॉर्फेक्स के तौर पर मुझे लगता है कि आप ट्रांसफिग्रेशन के सभी रूपों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? उसने उसे बहुत कंफ्यूज करते हुए पूछा, लेकिन वह इतनी चालाक थी कि उसे समझ आ गया कि यह उसके अपने सवाल से भी जुड़ा है। मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है, इसमें क्या है? उसने हैरानी से पूछा। निक ने उसके जवाब से खुश होकर सिर हिलाया। जब आप किसी इंसान को ट्रांसफिगर करते हैं तो क्या उसकी उम्र पर कोई असर पड़ता है? उसने पूछा और निम्फेडोरा ने अभी भी कंफ्यूज होकर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, उसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। बड़े खुलासे से पहले आखिरी सवाल, एक आम इंग्लिश चूहे की एवरेज उम्र कितनी होती है? निक ने पूछा और खुशी से देखा कि कैसे चालाक लड़की ने उसके बनाए पजल को जोड़ा। वह वीजली का चूहा है। जब उसे दी गई सारी जानकारी का एकमात्र लॉजिकल नतीजा पता चला तो वह चिल्लाई। तुम्हारा क्या मतलब है निम? एंड्रोमेडा ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा। निम्फेडोरा ने बताया कि वीजली के पास कैबस नाम का एक चूहा है जो पिछले 10 साल से उनका पालतू जानवर है। उसने ये भी बताया कि एक आम इंग्लिश चूहे की उम्र सिर्फ 5 साल होती है और वीजली के पास ये चूहा इस पूरे समय एक एडल्ट के तौर पर था, जो नामुमकिन है, सिवाय एक अपवाद के। यह असल में एक बदला हुआ इंसान था। हाँ, मुझे हाल ही में पता चला कि जेम्स पॉटर, पीटर पेटिग्रू और सीरियस ब्लैक सभी गैर कानूनी एनिमेजी हैं, और पीटर पेटिग्रू का जानवर रूप कोई और नहीं बल्कि एक आम चूहा है। ऐसा हुआ कि वीजली के साथ रहने वाले अजीब तरह से लंबे समय तक जीने वाले चूहे की भी वह उंगली नहीं है जो पीटर पेटिग्रू ने 10 साल पहले उस खास रात को खो दी थी। निक ने गंभीरता से बताया और पूरा परिवार डरा हुआ लग रहा था। बेचारा सीरियस इस पूरे समय एक ऐसे जुर्म के लिए अस्काबान में सड़ रहा है जो उसने किया ही नहीं। एंड्रोमेडा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बस टेड को निक की मदद करने और सीरियस को आजाद कराने के लिए बस इतना ही देखना था। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? टेड ने निक से सीरियसली पूछा। पहले हमें पीटर पेटिग्रू से बात करनी है,
दूसरा, हमें चूहे के साथ DMLE के हेड अमेलिया बोन्स के पास जाकर अपना केस पेश करना है। आखिर में मुझे मिनिस्ट्री की रेप्यूटेशन बचाने के लिए फज को पर्सनली कोई भी मजाक करने से रोकना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह कस्टडी में पीटर को रहस्यमय तरीके से गायब करवा सकता है या यहाँ तक कि डिमेंटर्स को कंट्रोल से बाहर होने की आड़ में सीरियस के साथ किस भी करवा सकता है। निक ने उदास होकर कहा, ये बहुत बुरा है। निम्फेडोरा डर के मारे चिल्लाई। निक ने आह भरी, कोई भी नेक दिल पॉलिटिशियन नहीं होता। अगर इससे उन्हें थोड़ा भी फायदा होता है तो ऐसे लोग क्या नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी माँ से पूछो, वह ठीक किसी चीज के लिए मशहूर परिवार से हैं। उसने ईमानदारी से कहा और निम्फेडोरा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने शर्म से सिर्फ सिर हिलाया। तुम पेटिग्रू को कैसे पकड़ोगे अगर वह इतने लंबे समय से सबके सामने छिपा हुआ है? एंड्रोमेडा ने गंभीरता से पूछा। निक मुस्कुराया, यहीं पर मैं काम आता हूँ। देखो, मैं एक ऐसी अंगूठी बना सकता हूँ जो चूहे को इंसानी रूप में बदल देगी, बस उसे अपने पास रखना है। मैं ये जाल बिछाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने का बहाना बना सकता हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा सावधानी के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम एलेस्टर मूडी से कांटेक्ट करो ताकि वह भी मौजूद रहे और पक्का हो सके कि कुछ अनहोनी न हो। उसने समझाया और गंभीरता से सोचने के बाद वे सब इस प्लान पर राजी हो गए। निक ने उनसे कहा कि वह ओलिवेंडर के साथ रह रहा है और अगर उन्हें घर से निकलने से पहले किसी चीज की जरूरत हो तो उससे कांटेक्ट कर लें। दिन अभी भी काफी जल्दी था, इसलिए निक ने एनिमैक्स ट्रैप रिंग अभी बनवाने का फैसला किया ताकि जब उसे जरूरत हो तो वह तैयार रहे। इसलिए वह ओलिवेंडर के पास वापस गया और रिंग बनाने के लिए कुछ समय के लिए वर्कशॉप उधार मांगी। बूढ़े आदमी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने निक से कहा कि काम पूरा होने के बाद वह गंदगी साफ कर दे। वर्कशॉप में पहुंचकर निक ने दरवाजा बंद कर दिया और ग्रीड से अपनी निहाए और औजारों के साथ लोहे की पहले से बनी रिंग भी ले आया। निक हाल ही में पहले से बनी लोहे की अंगूठियां रख रहा था क्योंकि वे उसके रिंग ऑफ प्रोटेक्शन बिजनेस का बेस थी। अंगूठी को निहाय पर रखकर निक ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनल करना शुरू किया, जिससे उसके हाथ पर ध्यान देने से पहले उसमें से एक सुनहरी और सफेद चमक निकलने लगी। एनर्जी पक्की और स्थिर थी, जिससे पता चलता था कि निक अपनी एनर्जी को चैनल करने में कितना अच्छा होता जा रहा था, लेकिन जब वह फोर्ज करता था तो वह बिल्कुल भी चमकने से बहुत दूर था। अपना हथौड़ा उठाकर उसने ल आदमी कहा और अंगूठी पर मारा, जिससे उसके बगल में एक चमकता हुआ शब्द दिखाई दिया। आला इनकार, उसने कहा और एक बार फिर मारा, जिससे हवा में एक और शब्द दिखाई दिया। नास्टो जानवर, उसने एक बार फिर मारा, जिससे तीसरा शब्द सामने आया और उसे लगा कि इसे पूरा करने के लिए एक और शब्द की जरूरत है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे सब कुछ बताने के लिए एकदम सही शब्द मिला और उसने रेडा जाल में पकड़ना या फंसाना मारा। अंगूठी लगभग हिप्नोटिक तरीके से गूंज रही थी क्योंकि वह हर शब्द के साथ अपनी जानकारी और इरादा अंगूठी में डाल रहा था जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो गया और अंगूठी पूरी नहीं हो गई। रिंग का नाम NA ग्रेट, दुर्लभ, क्षमताएं ऑटोसाजिंग, एंटी एनिमेगी, बाउंड, कमजोर करना। विवरण, एक अंगूठी जो एनिमैग्स को पकड़ने के इरादे से बनाई गई थी और उन्हें उनके इंसानी रूप में रहने के लिए मजबूर करती थी। सिस्टम अप्रेजल, एक मकसद वाली अंगूठी जिसे एक उभरते हुए रिंग स्मिथ ने बनाया था। उसने अंगूठी का नाम नहीं बताया क्योंकि उसे नहीं लगा कि इसकी जरूरत है और इसलिए अप्रेजल इस तरह लिस्ट किया गया था। इससे उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और सिस्टम को भी इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे इसे बनाने के लिए अभी भी 32 पॉइंट्स मिले थे। ऐसा करने के बाद निक हैरान था कि इस बार फोर्जिंग की कोशिश से वह पूरी तरह से थका नहीं था और जानता था कि ऐसा उसके ज्यादा एनर्जी पूल और मजबूत आत्मा की वजह से था। ऐसा लगता है कि सोल शॉट्स को पचाने से मेरा फोर्जिंग स्टेमिना भी बेहतर होता है, उसने गंभीरता से सोचा, अपना सामान फिर से रखते हुए और वर्कशॉप का दरवाजा खोलते हुए। वह ओलिवेंडर को पास में खड़ा देखकर थोड़ा हैरान हुआ, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, लेकिन बूढ़े आदमी ने असल में कोई सवाल नहीं पूछा। निक समझ गया कि यह बूढ़े आदमी का एक साथी कारीगर के तौर पर उसके राजों की इज्जत करने का तरीका था और वह बिना कुछ कहे सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में निक ने हेलेना को स्टीव की पीठ खुजाते और खाना खिलाते हुए देखा। निफ्लर्स के बारे में एक मजेदार बात यह थी कि वे अपनी लूट को तब तक रखने के लिए अपने पेट पर थैली का इस्तेमाल करते थे जब तक कि उसे उनके खजाने में जमा न किया जा सके, इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं है जब लोग उनके पेट को छूते हैं। मैंने अपना प्लान शुरू कर दिया है और बस्टोक्स के एलेस्टर मूडी से मीटिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करने का इंतजार करना है। उसके जैसा आदमी आखिर ऐसी किसी चीज के लिए सिर्फ भरोसे पर काम करने को तैयार नहीं होगा, निक ने कहा और हेलेना ने सिर हिलाया।
मैंने उस आदमी को स्कूल में डम्बलडोर से मिलते देखा है और उसे पैरानॉइड कहना कम होगा। वह हर चीज को डबल चेक करता है जिसे वह छूता है और जब तक वेरीफाई न हो जाए तब तक उससे कही गई हर बात पर भरोसा नहीं करता। मैंने अपनी भूत जैसी लंबी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो इतने सावधान थे कि उन्हें लिस्ट करने के लिए मुझे बस एक हाथ चाहिए। हेलेना निक के उस आदमी के बारे में बताए गए डिस्क्रिप्शन से सहमत होते हुए कहती है। हाँ, अलेस्टर मूडी एक पैरानॉइड इंसान है, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर मैं इतना भरोसा करूं कि वह मेरी पीठ में छुरा न घोंप दे। मेरी बस यही चिंता है कि वह इस हरकत की रिपोर्ट डम्बलडोर को कर देगा, जो शायद सीरियस की रिहाई को रोकने के लिए दखल दे सकता है। निक ने गंभीरता से कहा। हेलेना ने इस पर मुंह बनाया क्योंकि यह बहुत हद तक एक असली संभावना थी। क्या यह मुमकिन है कि डम्बलडोर इस मामले में भी तुम्हारी मदद कर सके? उसने डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश करते हुए पूछा। निक ने कुछ मिनट तक इस बारे में सोचा, क्योंकि उसका दिमाग इस बात पर घूम रहा था कि बूढ़ा बकरा इसका अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। निक को यह आइडिया जितना भी नापसंद था, वह बस यह मान सकता था कि बूढ़े बकरे के मदद करने की संभावना उसके रुकावट डालने से ज्यादा थी, क्योंकि एक फ्री सीरियस से उसे बहुत फायदा होता। सीरियस न सिर्फ विजेंगामोट पर अपनी जगह बनाएगा, बल्कि वह शायद ब्लैक फॉर्चून को उस लाइट ग्रुप में भी पहुंचाएगा जिसके हेड डम्बलडोर है। इससे भी ज्यादा ये कि वह इसका इस्तेमाल हैरी की कृपा पाने के लिए एक रास्ते के तौर पर कर सकता है। निक ने आह भरी। असल में ऐसा हो सकता है कि अगर वह इसमें हाथ डालने के बजाय खुद को शामिल करने का फैसला करता तो ऐसा होता। उसने ईमानदारी से कहा, अगर ऐसा है तो यह आइडिया तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हेलेना ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि हमें सफल होने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है, और अगर वह मेरी सोच से आधा भी होशियार हुआ तो उसे यह पता चल जाएगा। इसलिए वह जो भी मदद करेगा वह शायद ये जानते हुए की जाएगी कि नतीजे से उसे फायदा होगा। उसने सिरदर्द के साथ समझाया, अभी के लिए मैं बाकी दिन ओलिवेंडर की दी हुई किताबें पढ़ूंगा जब तक कुछ नहीं होता। निक ने अपने जूते उतारते हुए कहा और बिस्तर के तकिए से पीठ टिकाकर बैठ गया, जबकि ग्रीड से वो किताबें निकाल रहा था। बाकी सब, सिवाय उस किताब के जो उसने पहले ही याद कर ली थी। शुरू करने के लिए उसने जो पहली किताब उठाई वह थी वैन क्राफ्टिंग फॉर बिगिनर्स, जिसमें लेखक का नाम नहीं था। लेकिन किताब के पहले हिस्से ने उसे बंद करके दूसरी किताब ए गाइड टू रून्स एंड देयर यूज उठा ली। अगर आप रून्स और उनकी पावर की जानकारी के बिना ये किताब पढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भले ही रून्स की बहुत ज्यादा जरूरत न हो, लेकिन वैन बनाने में इस्तेमाल होने वाले रून्स इस प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं। निक हंसा जब उसने सोचा कि वह अपने दूसरे साल के स्टूडेंट्स के मुकाबले कितनी जल्दी रून्स के बारे में जान रहा है। उनमें से ज्यादातर के पास तीसरे साल और उसके बाद तक ये सब्जेक्ट सीखने का ऑप्शन नहीं था, जहां यह एक इलेक्टिव था। हालांकि एक साल की बढ़त बड़ी स्कीम में उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने उस साल दूसरे साल के करिकुलम पर भी काम किया था, इसलिए वह असल में अब अपने क्लासमेट से 2 साल आगे था। अपने साथियों से आगे रहने से निक को खाली समय के मामले में बहुत फायदे हुए, जो वरना उसे सालों की काम की पढ़ाई करने में लगता। माना कि उसने उस समय का ज्यादातर इस्तेमाल दूसरे टॉपिक पढ़ने में किया, लेकिन उसके पास अभी भी इतना खाली समय था कि उसके साथी सिर्फ जलन से देख सकते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ी लेम्बास ब्रेड खाते हुए निक ने रून्स की किताब खोली, लेकिन उसे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। इसका कारण ये था कि उसने पाया कि किसी भी भाषा को पढ़ने और बोलने की उसकी जादुई क्षमता रून्स पर भी लागू होती है। इसका मतलब यह था कि बाकी सभी लोगों के विपरीत, जिन्हें किसी भी समय रून्स का मतलब समझने और उन्हें वाक्यों में कैसे लेयर करना है, ये समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसे इसमें सफल होने के लिए बस चीजों को ड्रॉ करने में अच्छा होना था। कोई हैरानी नहीं कि हेलेना को जब इसके बारे में पता चला तो वह मुझसे इतनी जली। यह असल में एन्चेंटिंग के लिए एक परफेक्ट क्षमता है। मुझे बस रूनिक अल्फाबेट सीखना है ताकि मैं बड़े कॉम्प्लेक्स एन्चेंटमेंट को लिखकर एक साथ जोड़ सकूं। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर यह वरदान काफी नहीं था तो वह एल्विश भाषा में पढ़, लिख और बोल भी सकता था, जो इन रून्स की तरह ही एक जादुई भाषा थी। इसका मतलब था कि वह न सिर्फ स्टैंडर्ड रून्स को अच्छे से लिखना सीख सकता था, बल्कि उस समय उसके पास सिर्फ अपनी एक रूनिक भाषा भी थी। दुनिया में किसी और के पास ये भाषा नहीं थी, सिवाय शायद उसकी अंगूठियों पर खुदे कुछ टुकड़ों के, जिन्हें इतने छोटे उदाहरण के साथ ट्रांसलेट करना नामुमकिन भी हो सकता था। हाँ, कोई भी शब्दों को बार बार लिखकर उनमें जादू भेज सकता था ताकि हर शब्द की एक क्षमता का पता चल सके, लेकिन भाषा की पूरी क्षमता सिर्फ उसी की थी।
ये सब जानकर निक ने अपना ध्यान इस किताब में दिए गए रूनिक अल्फाबेट को सीखने पर लगाया, जो इस मामले में एल्डफुथार्क था। ये सिंबल इतने अजीब थे कि उन्हें देखना सिरदर्द वाला था, खासकर तब जब निक ने उन्हें 1 घंटे तक घूरा। बेशक उसने इस पूरे समय सिर्फ अल्फाबेट को ही नहीं देखा, बल्कि किताब में बताए गए उनके इस्तेमाल भी पढ़े, जिनमें से ज्यादातर उसे पहले से ही पता थे। यह आम बातें थी, जैसे कि रून्स को सही तरीके से उकेरने से कैसे जादू या वार्ड बन सकते हैं। एक सेक्शन में यह भी बताया गया था कि रूनिक फ्रेज का टैटू बनवाने से उनका जो भी असर होता है, उसे बिना छड़ी के कैसे किया जा सकता है। लेकिन जिस बात ने निक का ध्यान खींचा वह ये थी कि वेरिटोलॉजी में रून्स का इस्तेमाल जादूगर की जादुई एनर्जी को फोकस करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता था, ताकि ज्यादा अच्छे से जादू किया जा सके। वेन्स के लिए कई अलग अलग रून कॉम्बिनेशन थे, लेकिन किताब के अनुसार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द पावर, फोकस और स्पिरिट हैं। तो इसीलिए वेन्स अपने बॉन्ड से आत्माओं पर असर डालती हैं। निक को इस आइडिया में दिलचस्पी थी। रस्मों में रून्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया था, लेकिन लेखक इस टॉपिक को नापसंद करते दिखे क्योंकि उन्होंने इस पर मुश्किल से ही बात की थी। निक इस पर बस कंधे उचका सकते थे, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है और वह इस बारे में जज करने की जगह पर नहीं थे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से ज्यादातर जाने माने रस्में बुरी चीजें होती हैं। रूल्स को लेकर इतने उत्साहित किसी व्यक्ति के लिए उन्हें इस तरह इस्तेमाल होते देखना शायद उनका मूड खराब कर सकता था। निक खुद भी ये देखकर बहुत परेशान होते कि कोई उनके किसी काम का इस तरह बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बदकिस्मती से निक किताब में ज्यादा आगे नहीं जा पाया, क्योंकि ओलिवेंडर अजीब से चेहरे के साथ दरवाजे पर आ गया। लॉबी में एक विजिटर आया है, बहुत अजीब, उसने कहा, और निक कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन फिर भी उठा और अपने जूते पहन लिए। वैन शॉप की लॉबी में बाहर निकलते हुए उसने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी देखा, जिसके पतले घुंघराले भूरे बाल थे, चेहरा निशानों से भरा था और एक पैर में खूंटी थे, जबकि उसकी एक आंख एक जादुई चीज थी जो कमरे में लगातार खतरे की तलाश में घूम रही थी। अलास्टर मूडी, वे सच में बहुत तेजी से चलते हैं, है ना? मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी खास चूहे के बारे में हो, है ना? निक ने मजेदार अंदाज में पूछा। मूडी की जादुई नजर उन सभी जगहों पर घूमी जहां निक ने जादुई चीज पकड़ी थी, फिर निक पर ध्यान से देखने लगी। मुझे लगता है कि यह लगातार चौकन्ना रहना था। निक ने अपने शरीर पर लगे अलग अलग सुरक्षा करने वाले आर्टिफैक्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। मूडी को सिचुएशन का मजाक पसंद आया और वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। बिल्कुल, जहां तक तुम्हारे सवाल का सवाल है, मैं सच में यहाँ अपनी चूहों की इस प्रॉब्लम के बारे में हूँ, मूडी ने रूखेपन से कहा, और तुरंत समझ गया कि ओलिवेंडर के साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी है। ऐसा नहीं था कि निक को उस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं था, बल्कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और निक उसे फंसाना नहीं चाहता था। लगता है मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ मिस्टर ओलिवेंडर, निक ने उस बूढ़े आदमी से कहा, जिसने सिर हिलाकर उसे विदा किया। स्टोर से बाहर निकलते ही मूडी ने निक को जोर से पकड़ लिया और भाग गया। निक ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर गिरते ही उस हिंसक तरीके से लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। आसपास देखने पर उसे पता चला कि वे खेत के बीच में थे और जहां तक नजर जाती थी छोटी छोटी घास ही घास थी। उस जगह पर कोई हमें सुन ले, इसका रिस्क नहीं ले सकता था। अब बोलो लड़के, मुझे बताओ कि तुम्हें ब्लैक और उसके दोस्तों के गैर कानूनी एनिमेट स्टेटस के बारे में कैसे पता चला? मूडी ने गुस्से से चिल्लाया। निक ने बोलने से पहले अपना पेट ठीक करने के लिए थोड़ा समय लिया। वे स्कूल में काफी घमंडी थे और उन लोगों के लिए सुराग छोड़ जाते थे जो उन्हें ढूंढ सकते थे, जैसे कि मारोडर्स मैप नाम की चीज में इस्तेमाल किए गए नाम मूनी, पैडफुट, प्रोंग्स और वर्मटेल। उसने शांति से समझाया। मूडी ने निक में धोखे के किसी भी निशान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने हाँ में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, तुम्हें पेटिग्रू का पता कैसे चला और ब्लैक को ट्रायल क्यों नहीं मिला? निक हंसा। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं आमतौर पर काफी सावधान रहने वाला इंसान हूँ, इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के परिवार की स्थिति के बारे में जानने के बाद मैंने पूरी घटना के कानूनों और कागजी कार्रवाई में थोड़ी खोजबीन की और कुछ दिलचस्प बातें पाईं। क्या तुम जानते हो कि कानूनी तौर पर एक लॉर्ड को अज़्काबान में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार का जादू आधिकारिक फैसलों पर रिएक्ट करता है और उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देता है। ये कहने के बाद वह जोर से मुस्कुराया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ब्लैक लॉर्डशिप किसके पास है? निक ने हंसते हुए पूछा। हो सकता है ये जादू में कोई गलती हो। मूडी ने ऐसे कहा जैसे वह इस बात को गलत साबित करना चाहता हो, लेकिन उसने साफ दिखाया कि वह समझ गया था कि यह टॉपिक किस तरफ जा रहा है। मैंने भी यही सोचा था,
लेकिन अखबारों में थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि उस आदमी के ट्रायल का कोई जिक्र नहीं था। हैरानी की बात है कि इतनी पब्लिसिटी मिलने के बाद भी ऐसी बात का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ है ना। तो मैंने उस ट्रेड को खींचा और पता चला कि सीरियस ब्लैक को पकड़ लिया गया था और बिना किसी ट्रायल या कन्फेशन के सीधे अज़्काबान भेज दिया गया था। उसी समय मैंने उस आदमी के पास्ट को देखना शुरू किया और ग्रुप के ज्यादातर लोगों के साथ साथ पेटिग्रू के एनिमेट स्टेटस का भी पता चला, जो बहुत करीब था। निक ने आखिरी हिस्सा कहते हुए नफरत से कहा, यह भी नकली नहीं था क्योंकि वह इतने लंबे समय से चूहे के रूप में परिवार में था, इसलिए वीजली में से किसी ने भी चूहे के आसपास अपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा था। अगर तुमने कहा होता कि पेटिग्रू ने शायद परिवार के सबसे करीबी पलों की जासूसी नहीं की होती, तो निक तुम्हें झूठा कहता। इससे भी बुरी बात यह है कि इसमें प्रीप्यूब्सेंट गिन्नी भी शामिल थी, जिससे ये सोचना और भी घिनौना हो गया। मूडी खुद समझ गया था कि निक की घिन कहां से आ रही है और वह पूरी तरह से उससे सहमत था। तुमने ग्रुप के ज्यादातर लोगों के बारे में क्यों कहा, पूरे ग्रुप के बारे में नहीं? मूडी ने गड़बड़ देखकर पूछा। निक ने कंधे उचकाए। रेमस ल्यूपिन, क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए? उसने कहा और मूडी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि निक किस बारे में बात कर रहा है। डंबलडोर का क्या? अगर तुम्हें पता था तो तुमने यह बात उसके ध्यान में क्यों नहीं लाई? मूडी ने पूछा क्योंकि उसकी राय में ये सबसे शक वाली बात थी। निक ने मजाक उड़ाया, अगर तुमने अपनी रिसर्च की होती, जैसा कि मुझे पता है तुमने की है, तो तुम्हें उस आदमी के बारे में मेरी राय बिल्कुल साफ होनी चाहिए थी। उसने चिढ़कर कहा, इसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है और वह ब्लैक को आजाद कराने का सबसे आसान तरीका था। तो तुम उसके पास क्यों नहीं गए? मूडी ने सच जानने की अपनी कोशिश से पीछे न हटते हुए दोहराया। निक ने एक पल के लिए उस आदमी को घूरा, जिससे वह वेटरन किसी तरह थोड़ा घबरा गया। मेरे अपने अनुभव में उस आदमी ने ऐसे मामले के लिए खुद को गलत सलाह वाला विकल्प दिखाया है और इसलिए मैंने उसके बिना खुद ही यह करने का फैसला किया। दोबारा मत पूछना, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, निक ने बात छोड़ते हुए कहा। मूडी बहुत अनुभवी आदमी था और जानता था कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही परेशान दिखे जितना वह खुद। उसकी नजर ने निक पर कम से कम 9 सुरक्षा आइटम देखे थे, जिनमें से एक ने लड़के के टखने पर खतरे का इशारा किया। मूडी को यह सोचना ठीक नहीं था कि अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता तो वह कोई गलत कदम नहीं उठाता। साफ था कि उसने अपनी बातों से उस बात को समझना शुरू कर दिया था और समझदारी से इस टॉपिक को यहीं खत्म करने का फैसला किया। ठीक है, अपना प्लान जितना हो सके उतना डिटेल में बताओ, उसने रूखेपन से कहा और निक ने वैसा ही किया। यह एक अच्छा प्लान है क्योंकि उसने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली हैं और यहाँ तक कि अचानक होने वाली घटनाओं का भी ध्यान रखा है, जिसमें उसने मुझे उन हिस्सों को भरने के लिए शामिल किया है जो शायद उसकी कम तजुर्बे की वजह से छूट गए हों। मूडी ने गंभीरता से एनालाइज किया। अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वह ऐसे दिमाग वाला एक अच्छा औरोर बनेगा। उसने दोबारा बोलने से पहले सोचा, मैं डंबलडोर को इसमें शामिल करूंगा क्योंकि यह हम कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा है, उसने रूखेपन से कहा। निक ने त्योरियां चढ़ाई और गहरी नजरों से देखा। अगर वह किसी भी तरह से इसमें गड़बड़ करता है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे शामिल करने की जिम्मेदारी लेंगे, उसने कहा और मूडी ने सिर हिलाया। मैं इस पर सहमत हो सकता हूं, तो हम इसे ऐसे करेंगे, उस आदमी ने कहा और प्लान में ऐसी डिटेल्स जोड़ने लगा जिनके बारे में निक ने सोचा नहीं था लेकिन वे बहुत अच्छी थी। प्लान की डिटेल्स तय होने के बाद निक को वापस वैन शॉप ले जाया गया और मूडी अपने हिस्से की तैयारी करने और डंबलडोर को इन्फॉर्म करने के लिए चला गया। निक के पास अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 1 हफ्ता था क्योंकि मूडी ने साफ कर दिया था कि उन्हें ये काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा ताकि कोई अनजान वेरिएबल्स न हो। इसका मतलब था कि निक को अगले शनिवार तक ये काम पूरा करके जाने के लिए तैयार रहना था, जो उसके हिसाब से ठीक था क्योंकि उसे बस कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे जिन्हें वह कल सुबह खत्म कर सकता था। इस बीच जब निक अपना दिन खत्म करने के लिए वैन शॉप पर वापस आया तो मूडी ने पहले ही डंबलडोर से मीटिंग के लिए कांटेक्ट कर लिया था और उस समय उस आदमी के ऑफिस में था। मूडी को सिचुएशन समझाते हुए सुनने के बाद डंबलडोर के चेहरे पर सीरियसनेस थी। तो उस लड़के के बारे में मेरी अच्छी राय होने के बावजूद ऐसा लगता है कि मैं अभी भी पीछे रह गया हूँ, उसने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए थकी हुई आह भरते हुए कहा। ये सोचना कि इतना छोटा आदमी इस 10 साल पुरानी पहेली के इतने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसे पूरी तरह से खोल देगा, हैरान करने वाला है। उसने इस बात पर शर्म महसूस करते हुए कहा कि उसने जानबूझकर इस विषय की जानकारी न होने के कारण खुद पहेली को नहीं जोड़ा।
डंबलडोर अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने अपने मन में ये तय न कर लिया होता कि मामला खत्म हो चुका है और इसलिए समस्याओं को देखने की परवाह न की होती, तो वे भी निक की तरह आसानी से वही बातें समझ सकते थे। यह उनकी बढ़ती उम्र का एक नुकसान था क्योंकि वे कभी कभी बहुत आगे देख सकते थे और कभी कभी अगले दिन की घटनाओं को भी नहीं देख पाते थे। वे पागल नहीं थे क्योंकि जादूगरों में ऐसी बात लगभग नामुमकिन थी, लेकिन उनका दिमाग बस उतना लगातार फोकस नहीं कर पाता था जितना तब करता था जब वे छोटे थे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर हम इसमें रेमस को शामिल करें क्योंकि वे दोनों उसके दोस्त थे और वह भी इसमें शामिल होना चाहेगा। डंबलडोर ने धीरे से लेकिन अधिकार के साथ कहा और मूडी ने सिर हिलाया। सबसे अच्छा होगा कि आथ से अकेले में संपर्क करें ताकि वह अगले हफ्ते भी पेटीग्रू पर नजर रख सके ताकि चूहा जाल को सूंघ न सके। मूडी ने रूखेपन से कहा और डंबलडोर सहमत हो गया। लड़के अल्बस के आसपास सावधानी से चलो। लगता है इस समय उसकी तुम्हारे बारे में काफी बुरी राय है क्योंकि जब मैंने उस पर खुद तुम्हारे पास न आने के लिए जोर दिया तो वह हिंसक होने को तैयार लग रहा था। मूडी ने गंभीरता से कहा। डंबलडोर ने आह भरी। मुझे पता है कि वह मुझे कैसे देखता है और मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की है, भले ही उसने चुपके से और खुले तौर पर कई चिंताजनक कदम उठाए हों। उसने थके हुए स्वर में कहा। मूडी सख्त हो गया। उस लड़के ने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या किया है? उसने गंभीरता से पूछा। उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वोल्डेमॉर्ट उस रात गुस्सा हो गया जब हैरी ने उसकी आत्मा को महल से निकाल दिया था। उसने अपने कामों से स्कूल के घरों में खुद को पूरी तरह से न्यूट्रल स्थिति में रखा और किसी तरह एक भूत को गर्मियों में अपने साथ हॉगवर्ट्स छोड़ने के लिए मना लिया, जिसके पास बहुत सारा खोया हुआ या भूला हुआ ज्ञान था। डंबलडोर ने समझाया। लेकिन चिंता की बात यह है कि किसी को ठीक से पता नहीं है कि उसने ये सब क्यों किया और उसका दिमाग भी उसके अपने बचाव के तरीकों की वजह से हमसे छिपा हुआ है। बूढ़े आदमी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। मीटिंग थोड़ी देर बाद खत्म हो गई क्योंकि उन दोनों को जाल और उसके बाद के स्टेप्स के लिए तैयारी करनी थी। अगले दिन निक सुबह जल्दी उठा और जोर से जम्हाई ली और स्ट्रेच किया। कपड़े बदलने के बाद वह फिर से दुकान से निकला और इस बार गली से नीचे आउलरी की तरफ गया ताकि रॉन और हैरी को अगले शनिवार को आने के अपने प्लान के बारे में मैसेज भेज सके। सभी पक्षी उसे मैसेज भेजने के लिए बेताब थे, लेकिन एक छोटे पिग्मी उल्लू को यह मौका मिला क्योंकि वह बाकियों से ज्यादा हिम्मत वाला था और निक के हाथ से चिट्ठी छीनकर उड़ गया। उसे इस बात पर खूब हंसी आई क्योंकि दूसरे पक्षी ये देखकर हैरान थे कि वह छोटा पक्षी कितना हिम्मत वाला था। सच कहूं तो निक को उल्लू से मैसेज भेजना पसंद नहीं था क्योंकि जब वह किसी एक को चुनता था तो उसे हमेशा बहुतों को निराश करना पड़ता था, इसलिए उसे चुनने की जरूरत नहीं पड़ी। यह उसके लिए ठीक रहा। बाकी दिन उन्होंने सिस्टम से 100 पॉइंट्स में खरीदे गए निग्रेविंग पेन से रून्स बनाने की प्रैक्टिस की। उन्होंने प्लेट के आकार की लोहे की एक बदली हुई पट्टी को भी अपने कैनवस की तरह इस्तेमाल किया और जब उन्हें लिखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती थी तो उसे वापस नॉर्मल कर देते थे और फिर प्लेट बना देते थे। उन्होंने पाया कि रून्स बनाना उनके लिए टाइम लेने वाला काम था क्योंकि वे डिजाइन में काफी मुश्किल थे और अगर वे गहराई गलत कर देते तो वे पूरी तरह से खराब हो जाते थे। निक ने मेटल पर रून्स लिखने की अपनी काबिलियत में अच्छी तरक्की कर ली थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि वह अभी भी नौसिखिया है क्योंकि वह न सिर्फ लगातार गलतियां करता था बल्कि वह नॉर्मल एन्चेंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे तरीके के बजाय रून्स को काफी बड़ा ही बना पाता था। हाँ, वह टेक्निकली एन्चेंटिंग के लिए किसी भी साइज के रून्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस दुनिया में एक अच्छे एन्चेंटर की पहचान ये थी कि वह उन्हें कम से कम एक अंगूठी के साइज की किसी भी चीज पर बड़े करीने से लिख सके। ये ठीक है क्योंकि मेरे पास इसमें अच्छा होने के लिए बहुत समय है, उसने सोचा जब वह रात के खाने के समय कुछ खाना लेने के लिए वैन शॉप से निकला। उसने खाने के लिए क्रूमोंटे के घर वापस जाने का फैसला किया क्योंकि वहां का खाना कम से कम अनोखा और दिलचस्प तो था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और एक मेन्यू दिया जैसे उसे उम्मीद थी कि निक आएगा। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो खाना कितना अच्छा था, शायद उसे भी ऐसा ही लगा होगा। निक ने हंसते हुए सोचा और शाम के लिए अपनी ड्रिंक और डिश चुनी, सॉल्ट बेक चिकन और नाशपाती साइडर। पिछली बार की तरह ही खाना बहुत बढ़िया था और वह इस बार भी खाने के लिए मांगी गई ज्यादा कीमत 7 हंस या 3 नट देकर खुश था। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या निक के पास शेयर करने के लिए कोई मजेदार कहानी है और कहा कि उसे अपने कस्टमर्स से ऐसी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो अगले 1 घंटे तक जब वह अपने खाने का इंतजार कर रहा था और खा रहा था, निक पिछले साल की घटनाओं के बारे में बात करता रहा जिसमें उसके साथ कई तरह के उतार चढ़ाव आए थे। बुजुर्गों में कुछ ऐसा होता है कि कोई भी उनसे अपनी परेशानियां बताना चाहता है और निक भी अलग नहीं था।
बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए और दिलचस्पी से देखते हुए सब सुना और निक की कहानी के कुछ हिस्सों पर हंसा, गुस्सा किया और सलाह भी दी। जाहिर है, निक ने उन बहुत प्राइवेट, गैर कानूनी या सीक्रेट बातों के बारे में बात नहीं की जो हुई, बल्कि ज्यादातर उन बातों के बारे में बात की जो सबके सामने थीं और जिनमें कुछ पर्सनल बातें भी जोड़ी गईं। उसने डम्बलडोर के कामों और छिपे हुए डार्क लॉर्ड, जो डैडा टीचर था, के बारे में शिकायत की। उसने अपने दोस्तों के बनाए प्लान के बारे में बात की, जो ये सोचकर बनाए थे कि महल में खजाने और बेबी ड्रैगन के पीछे स्नैप है, साथ ही स्टीव को चुराने के लिए भी। अपने खाने का पेमेंट करने के बाद निक अच्छे मूड में चला गया। उसने अपने मुश्किल साल के बारे में बात की और बूढ़े आदमी को सुनने के लिए धन्यवाद दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसने असल में ग्रिंडेलवाल्ड को पिछले साल की पूरी घटनाओं के बारे में अंदर की बात बता दी थी। कितनी दिलचस्प कहानी है, लगता है उम्र तुम पर हावी होने लगी है, हम पुराने दोस्त। ग्रिंडेलवाल्ड ने रात के लिए रेस्टोरेंट बंद करने से पहले मजे में सोचा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई और नहीं आ रहा है। इस बीच दुकान का असली मालिक आराम कर रहा था, जबकि उसका हाउस एल्फ खाना पकाने से हुई गंदगी साफ कर रहा था। निक रात को खुश होकर सो गया और अगले दिन ओलिवेंडर से सबक सीखने के लिए उत्सुक था। सुबह सुबह उठकर निक ने थोड़ी लेम्बस ब्रेड खाए और फिर ओलिवेंडर को ढूंढने के लिए स्टोर की लॉबी में चला गया। बूढ़ा आदमी हेलेना से उसके समय की छड़ी बनाने की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पिछले 1000 सालों में बहुत कुछ खो गया था। वह भी उसे जवाब दे रही थी, जो उसके लिए अजीब था क्योंकि ज्यादातर लोगों के प्रति वह शांत और दूर रहती थी। हेलेना ने बताया कि निक उठ गया है और बूढ़े छड़ी बनाने वाले ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। मुझे लगता है कि तुमने मेरी दी हुई किताब को कुछ हद तक रिव्यू किया होगा, उसने यूं ही पूछा। निक ने सिर हिलाया और ग्रीड से किताबें ले ली। मैंने उनका कंटेंट पहले ही याद कर लिया है और मेरे पास जो कुछ खाली किताबें हैं उनमें उन्हें कॉपी भी कर लिया है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने पूछा, इस चिंता में कि ओलिवेंडर को उसकी कॉपी पसंद नहीं आई। हालांकि बूढ़े आदमी ने निक की चिंता पर बस सिर हिलाया। अगर मैंने जानकारी शेयर करने का प्लान नहीं बनाया होता तो मैंने तुम्हें शुरू में किताबें ही नहीं दी, उसने ईमानदारी से कहा। इस बीच आर्थर वीजली का दिन अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि वह डम्बलडोर के कहने पर उससे मिलने गया था। इस विजिट से उसे पता चला कि परिवार का प्यारा पालतू स्कैबर्स असल में इस पूरे समय पीटर पेटिग्रू का एनिमैक्स रूप था और उसे अपने परिवार को पता चले बिना उस आदमी पर नजर रखनी थी। ये कहना कि इस जानकारी के कई मतलबों से उसका खून गुस्से से खौल रहा था, झूठ होगा, लेकिन वह मिनिस्ट्री के लिए एक लॉमिका था और ज्यादातर समय अपने गुस्से को काबू में रखना जानता था। आर्थर को उसकी पत्नी ने हल्के गुस्से की वजह से लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन उसने उसे यकीन दिलाया कि यह काम की जगह का कोई बहुत बुरा मामला है। मॉली वीजली को इस पर शक था, लेकिन उसे अपने पति पर भरोसा था कि वह जानता है कि उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है और इसलिए उसने इस बारे में दोबारा बात नहीं की। हालांकि उसने देखा कि वह अपने सबसे छोटे बेटे रॉन पर हमेशा से ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसके अलावा बिल में कुछ भी अलग नहीं था, सिवाय शायद उन हरकतों के जो लड़कों ने की जब हैरी अगले 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ रहा। इस बीच निक का टेस्ट किताबों में दी गई जानकारी पर ओलिवेंडर छड़ी की दुकान पर कर रहा था। और ये लकड़ी क्या है? बूढ़े आदमी ने अपने स्टोरेज से लकड़ी का एक कच्चा टुकड़ा निकालते हुए पूछा। पाइन, निक ने लकड़ी को ध्यान से देखने के बाद कहा। और यह रून शब्द? बूढ़े आदमी ने कागज पर लिखा हुआ शब्द दिखाते हुए पूछा। बाइन, निक ने आसानी से जवाब दिया। ओलिवेंडर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि तुमने सच में उन किताबों की जानकारी याद कर ली है। ये जानकारी लंबे समय में मेरा काम बहुत आसान कर देगी, उसने ईमानदारी से कहा। मेरा मकसद है कि गर्मी की छुट्टियों के आखिर तक तुम शुरू से आखिर तक एक काम करने वाली छड़ी बना सको। इसी सोच के साथ मैं तुम्हें जो पहला स्टेप सिखाने जा रहा हूँ वह है लकड़ी पर टैप करना, ओलिवेंडर ने शांति से कहा और निक को वर्कशॉप एरिया में वापस ले गया। निक दीवार से सटी अलग अलग तरह की लकड़ियों का एक लंबा ढेर देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने ये भी देखा कि वे जादुई तरह की नहीं थी, बल्कि उन्हीं लकड़ियों के नॉन मैजिकल वर्जन थे जो शायद उसके प्रैक्टिस पीस होने वाले थे। ओलिवेंडर ने जल्द ही पक्का कर दिया कि हर काबिल छड़ी बनाने वाला लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर सबसे अच्छे हिस्से ढूंढ सकता है, अगर किस्मत अच्छी हो तो छड़ी या छड़ियों को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को वुड टैपिंग कहते हैं और यह पक्का करने के लिए एक जरूरी कदम है कि बनाई गई छड़ी पूरी तरह से स्टेबल हो। वह ढेर के ऊपर से ओक का एक टुकड़ा लेने के लिए रुका। उदाहरण के लिए इस टुकड़े को ही ले लो, इसके साइज के हिसाब से यह कितनी छड़ियां बना सकता है? बूढ़े आदमी ने निक को लकड़ी देते हुए पूछा।
बस 3 या 4 मटेरियल के आधार पर आसानी से, लेकिन मुझे लगता है कि असली नंबर अलग होगा, है ना? निक ने पीस वापस देते हुए कहा। ओलिवेंडर ने खुश होकर सिर हिलाया। हाँ, असल में इस लकड़ी के टुकड़े से सिर्फ एक ही छड़ी बन सकती है। हालांकि इसकी क्वालिटी खराब है क्योंकि इसमें जादुई गुण नहीं है, जैसा कि आपने शायद देखा होगा। छड़ी में बदलने लायक हिस्सा लकड़ी के रेशे और दरारों को देखकर पता लगाया जा सकता है, ओलिवेंडर ने कहा, फिर कई छोटी छोटी डिटेल्स की ओर इशारा किया जिन्हें निक किसी और सिचुएशन में देखना भी नहीं जानता था। ओलिवेंडर ने उससे ये जानकारी दोहराने को कहा ताकि वह पक्का कर सके कि निक ने इसे सही तरीके से सीखा है, जिससे उसे निक की कुछ गलतियों को ठीक करने का भी मौका मिला। निक ने अगले 6 घंटे ऐसे ही बिताए, इससे पहले कि ओलिवेंडर उस जानकारी से खुश होता जो उसने निक के दिमाग में ठूंस दी थी। हालांकि उस स्टूडेंट को सिर्फ क्राफ्टिंग प्रोसेस के इस एक हिस्से में दी गई बहुत सारी डिटेल्स से बहुत ज्यादा माइग्रेन हो गया था। निक जानता था कि अगर वह ये जानकारी लिख ले तो इससे 2 अच्छी खासी किताबें आसानी से भर जाएंगी। निक क्रूमोंटे से खाना लेने गया और मिली जानकारी से दिमागी तौर पर थक कर सोने चला गया। वह जानता था कि यह सब्जेक्ट बहुत गहरा और डिटेल्ड है, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ एक छड़ी बनाने के लिए इतनी ज्यादा जानकारी का लगातार ट्रैक रखना बहुत ज्यादा था। कोई हैरानी नहीं कि इतने कम लोग ही इसे कर पाते हैं। इस काम को सीखने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट और या लगन की जरूरत होती है। उसने सोचा और बिना सपनों की नींद में सो गया। अगला दिन भी कुछ बेहतर नहीं था क्योंकि ओलिवेंडर ने पहले जो जानकारी सिखाई थी उसे देखा और फिर निक को इस जानकारी को इस्तेमाल करने की आदत डालने के लिए लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों पर टैप करने को कहा। लेकिन यहीं पर निक बहुत बार फेल हो गया क्योंकि उसे अलग अलग तरह की लकड़ी के बारे में जानकारी मिलती रही, क्योंकि जानकारी उस लकड़ी के हिसाब से बदलती रहती थी। जैसे पाइन से ज्यादा मजबूत थी और इसलिए टैपिंग के लिए एक अलग तरीके की जरूरत थी। वह बेहतर हो रहा था लेकिन धीरे धीरे। ऐसा नहीं था कि ओलिवेंडर को कोई दिक्कत थी क्योंकि उसने कहा कि उसे भी उतनी ही उम्मीद थी। अगले 2 दिन निक ने अपनी जानकारी को रिव्यू करने और उसे दी गई लकड़ी के हर टुकड़े को सही तरीके से टैप करने की कोशिश करने में बिताए। आखिरकार शुक्रवार आ ही गया और निक को अगले 3 दिनों के लिए अपनी क्लास से छुट्टी मिल गई, लेकिन वह इस दौरान बस आराम नहीं कर सकता था क्योंकि उसे रॉन के पिता का जवाब मिला था कि मूडी शनिवार को सुबह उसे बिजनेस संभालने के लिए लेने आएगा। कागज पर कलम के गहरे निशान लेखक के दबे हुए गुस्से को बयां कर रहे थे और निक जानता था कि यह सिर्फ उस आदमी का सेल्फ कंट्रोल था जो उसे पहले ही पेटिग्रू पर हमला करने से रोक रहा था। जल्द ही हम उस कमीने को फंसा लेंगे, निक ने बेसब्री से सोचा। इस बीच जिस चूहे की बात हो रही है उसे उस जाल का कोई अंदाजा नहीं था जो धीरे धीरे उसके चारों ओर सिकुड़ने लगा था, क्योंकि रॉन उसे अपनी प्लेट से अंडे और बेकन के टुकड़े खिला रहा था। आथ कई दिनों से चूहे को देख रहा था और जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही गुस्सा होता जाता क्योंकि उसे लगता था कि वह बेवकूफ है कि उसने चूहे की दिक्कतों पर पहले ध्यान नहीं दिया। 1 दशक, पूरे कई दशकों का समय बीत चुका है और चूहे की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है, जबकि उसकी उम्र उससे आधी है। एक और दिन, बस एक और दिन और इस कमीने को वह मिलेगा जिसका वह हकदार है। रुको आथा, घर का मुखिया खुद को याद दिलाता है। अलिस्टर मूडी भी अगले दिन के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने जादुई लेदर कोट में एक एक्स्ट्रा छड़ी रख ली थी जिसमें बहुत सारी जेबें थीं। इस कोट में हर तरह के बचाव और नुकसान पहुंचाने वाले चार्म थे, इतने कि किसी और के लिए उसके पास जाना भी खतरनाक था। उसके पास हेक्सटोन कफ थे जो उसने बिना छड़ी वाले जादू इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाए थे, भले ही वे बहुत कम मिलते हों। उसके पास एक जोड़ी शार्प रोकने वाले दस्ताने, 3 बेजल्स और कई दूसरी चीजें छिपी हुई थी ताकि वह अपने काम पर ध्यान दे सके, क्योंकि उसे निक के साथ आने पर ऐसा दिखाना था जैसे उसे चूहों के स्वभाव के बारे में पता ही न हो। रेमस ल्यूपिन भी तैयारी कर रहा था क्योंकि डंबलडोर का लेटर मिलने के बाद उसने अपनी आवारा लाइफस्टाइल से खुद को साफ कर लिया था और अपनी जादुई स्किल्स से जंग हटा रहा था। जादूगरों की दुनिया में एक वेयरवुल्फ की तरह रोजाना जीने से रेमस ने बहुत अच्छे से काम करना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी जब उसे बहुत पहले की उस रात की सच्चाई पता चली तो वह अंदर से उबल रहा था। सीरियस को आजाद कराने के इस पूरे प्लान में भले ही उनका छोटा सा हिस्सा था, लेकिन टोंक्स परिवार भी अपना काम कर रहा था। जैसे टेड एक वकील के तौर पर अपनी मंजूरी का इस्तेमाल करके सीरियस से पर्सनली बात करने के लिए अस्काबान गया था और निक की कही हर बात को वेरीफाई किया था। थका हुआ दिखने वाला ब्लैक ऐसा लग रहा था जैसे उसमें नई जान आ गई हो जब टेड ने उस चूहे को पकड़ने के फुल प्रूफ प्लान के बारे में बताया, जिसे इस पूरे समय सेल में उसकी जगह लेनी चाहिए थी। वह लगभग पेटिग्रू का ध्यान रखने के लिए खुद भागने पर जोर दे रहा था,
लेकिन टेड ने उसे हैरी के बारे में सोचने के लिए मना लिया, जो उस आदमी को अभी के लिए शांत करने के लिए काफी था। दूसरी तरफ एंड्रोमेडा लाइट साइड ग्रुप पर दबाव डाल रही थी ताकि लुसियस माल्फॉय पर दबाव डाला जा सके ताकि वह स्लाइम बॉल को कुछ भी अजीब करने से रोक सके। वह आदमी कई अलग अलग एंगल से हमलों का मुकाबला करने के लिए जूझ रहा था, जिससे उसे उस समय मिनिस्ट्री की तरफ से आंखें मूंदनी पड़ी। हालांकि एक खास हाउस एल्फ उस आदमी के गुस्से का निशाना था, क्योंकि उसने उस बेचारी चीज पर अपना गुस्सा निकाला और उसे खुद को कड़ी सजा दी। लेकिन निक ने सेलेब्रम बोर के साथ लड़ाई में अपना पूरा दिन बिताया ताकि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए तैयार रह सके। उस बूढ़े एल्फ को पूरी सिचुएशन के बारे में पता था और वह भी निक की तरह पेटिग्रू जैसे इंसान को ऐसे बुरे बहाने से सजा देने की इच्छा रखता था। उसके जैसे एल्फ के लिए, जो इज्जत, ईमानदारी और गर्व को सबसे ज्यादा महत्व देता था, पीटर पेटिग्रू ने उन सभी चीजों पर थूका जिनसे एल्फ लॉर्ड सिर्फ होने से ही नाराज हो जाता था। नतीजतन इस बार वह निक पर ज्यादा सख्त हो गया ताकि उसे किसी भी चीज के लिए तैयार कर सके, ये जानते हुए भी कि चूहे को भी शायद दुनिया के लगभग सभी जादूगरों की तरह ही नजदीकी लड़ाई में वही कमी झेलनी पड़ती है। आखिरकार शनिवार आ गया और निक पूरी तरह तैयार था और पेटिग्रू का हर तरह से ख्याल रखने के लिए तैयार था। जब मूडी ठीक 7 बजे दुकान पर पहुंचा तो ओलिवेंडर ने निक का पक्का इरादा देखा और बस उसे शुभकामनाएं दी। वह इतना फोकस था कि उसे भूख की बेचैनी का पता भी नहीं चला। मुस्कुराओ लड़के, अब जब हम चूहे को पकड़ने के इतने करीब हैं तो उसे डराने का रिस्क नहीं ले सकते, मूडी ने रूखेपन से कहा और निक ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और फिर हमेशा की तरह एक कैजुअल एक्सप्रेशन बनाया जो इतना परफेक्ट था कि मूडी भी मान गया। दोनों उस अजीब सी दिखने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़े, जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने दूसरी बिल्डिंग के और हिस्से उसमें रैंडमली सिल दिए हों। मूडी ने खुद पर निराशा का इस्तेमाल किया और निक ने मोटे लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। लाल बालों और झाइयों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा पूरा खोला और मूडी को चुपचाप गुजरने दिया, जबकि वह निक से मिला। आप जरूर रॉन और बाकी लोगों के पिता होंगे, आपसे ऑफिशियली मिलकर खुशी हुई। निकोलस रेवेनक्लॉ। निक ने उस आदमी का स्वागत एक ऐसी मुस्कान के साथ किया जो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। आर्थर वीजली, मेरे बेटे घर आने के बाद से आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। उस आदमी ने नॉर्मल बनने की कोशिश की लेकिन साफ तौर पर वह अभी भी थोड़ा अकड़ गया था। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं पक्का करूंगा कि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। निक ने डबल मीनिंग वाली बात कही, जिसे उस आदमी ने समझ लिया और थोड़ा रिलैक्स हुआ। दरवाजे पर बहुत बकवास हो गई, प्लीज अंदर आ जाओ, हम अभी नाश्ता कर रहे थे, इसलिए जब हम कर लेंगे तो लड़के तुम्हारे हो जाएंगे। आर्थर ने अपनी डबल मीनिंग वाली बात कही। असल में निक और मूडी को नाश्ते के बाद पेटिग्रू को छोड़ने का इंतजार करना था ताकि उसके परिवार पर ज्यादा असर न पड़े। क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई दिक्कत न हो तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, निक ने उसी मुस्कान के साथ कहा। घर की औरत मॉली वीजली पास की टेबल से बोली, जहां परिवार खा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है डियर, प्लीज बैठ जाओ, उसने कहा और अपनी छड़ी घुमाकर एक कुर्सी और एक प्लेट तैयार कर दी। निक ने इस बार उसकी मेहरबानी के लिए सच्ची मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया और प्लेट में कुछ बेकन और अंडे डालने से पहले बैठ गया और खाने लगा। क्या तुम बेकन में काली मिर्च मिलाते हो? उसने जल्द ही कुरकुरे मोटे कटे हुए बेकन का स्वाद चखते हुए पूछा। मॉली जोर से मुस्कुराए, ओह माय यस, हालांकि किसी को कभी पता नहीं चलता। उसने अपनी कुकिंग स्किल्स के बारे में शेखी बघारते हुए खुशी से कहा। निक ने सिर हिलाया। स्वाद को सच में बाहर लाने का तरीका यह है कि चीजों को पीसने से पहले उन्हें रोस्ट कर लो, उसने मदद करते हुए कहा, जिससे हैरी और पूरे वीजली परिवार के चेहरे पर हैरानी की लकीरें आ गईं। तुम खाना बनाते हो? रॉन ने हैरानी से पूछा और निक सच में हंसा। मैं थोड़ा बहुत बनाता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसमें शेखी बघारने जैसी कोई बात नहीं है, उसने विनम्रता से कहा। भले ही यह झूठ था, अभी उसकी याद में हॉगवर्ट्स की किताबों से सीखी हुई अनगिनत रेसिपी थी, हालांकि उनमें से ज्यादातर बहुत पुरानी हो चुकी थी। बकवास, सिर्फ खाना बनाना आना ही मेरे किसी भी बेटे के लिए मेरे कहने से ज्यादा है, भले ही मैं बहुत जोर दे रही हूँ। मॉली ने ऐसे कहा जैसे वह अपने बच्चों को उसके जैसा बनने का इशारा कर रही हो। आर्थर ये देखकर ज्यादा रिलैक्स था कि निक कितनी शांति से सिचुएशन को संभाल रहा था, जबकि मूडी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह किसी सिचुएशन में इतनी आसानी से कैसे गुस्सा लेता है, जबकि यह एक बहुत अच्छी स्किल है। नाश्ता हो गया और किसी अनजान को निक के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि उसने पीटर को कुछ खाना चुपके से दिया ताकि वह और भी कम सावधान हो जाए। आखिर कौन आमतौर पर आप पर हमला करने से पहले दया दिखाता है?
खाना खत्म होने के बाद निक, रॉन और हैरी रॉन के माता पिता के साथ लिविंग रूम में रह गए और बाकी सब कुछ न कुछ करने चले गए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरे पास आपके पालतू चूहे के लिए एक तोहफा है। निक ने ऐसे कहा जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। सच में? किस लिए? रॉन ने कंफ्यूज और हैरानी से पूछा। मैंने पहले इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हॉगवर्ट्स में बहुत सारी बिल्लियां हैं और सच कहूं तो यह अच्छी बात है कि उनमें से किसी ने भी उसे अभी तक नहीं पकड़ा है, इसलिए मैंने उसे हमलों से बचाने के लिए एक रिंग बनाई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कॉलर का भी काम करती है, इसलिए अगर वह बाहर निकल जाए तो कोई यह नहीं सोचेगा कि यह उसका नहीं है। निक ने मुस्कुराते हुए ग्रीड से तैयार रिंग निकालते हुए कहा। रॉन जोर से मुस्कुराया। थैंक्स दोस्त, तुम सबसे अच्छे हो, उसने कहा और चूहे को उत्सुकता से ऊपर उठाया। पीटर को भी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव चीज में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि जैसा निक ने कहा था, वह बिल्ली के खाने से सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि वह इतनी स्मार्ट थी कि भाग निकली। निक ने चूहे के चेहरे के सामने अंगूठी रखी और उसने जादू का असर होते ही अपना पूरा सिर छेद से बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वह जम जाए। जैसे जैसे चूहा बड़ा होता गया, वह तेजी से भारी होता गया, जिससे रॉन ने डर के मारे उसे गिरा दिया। तभी एक मोटा चूहे जैसा चेहरा वाला आदमी हैरान होकर फर्श पर लेटा हुआ था। मूडी ने अपना चाम गिरा दिया और अचानक से प्रकट हो गया। पीटर पेटिग्रू, तुम एक गैर कानूनी एनिमैक्स होने और लिली और जेम्स पॉटर की हत्या में डार्क लॉर्ड की मदद करने के लिए अरेस्ट हो गए हो। उसने पीटर की तरफ अपनी छड़ी तानते हुए सख्ती से कहा। पीटर ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वह कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन निक ने उसका मजाक उड़ाया। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे गले में लटका वह मेटल का टुकड़ा तुम्हें इंसानी रूप में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, उसने कहा। पीटर के चेहरे पर डर का भाव था क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बचना लगभग नामुमकिन है। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, उसने बहुत धीरे से कहा जैसे वह अपनी मसल्स को वैसे नहीं हिला पा रहा था जैसे वह चाहता था और ये देखकर उसका कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। निक गुस्से से मुस्कुराया। और यह उस चीज पर लगाया गया कमजोर करने वाला श्राप है ताकि तुम छड़ी चुराने या भागने की कोशिश न करो, उसने कहा और उस आदमी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। तुमने बताया नहीं कि ऐसा होगा, मूडी ने अचानक इस बात से चौंकते हुए कहा। क्या तुम किसी ऐसी चीज के बारे में शिकायत करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाता है? निक ने उस बूढ़े आदमी की तरफ भौहें चढ़ाकर पूछा। मूडी ने सिर हिलाया और चिढ़कर हंसा। नहीं, लेकिन अगर मुझे पता होता तो प्लान अलग हो सकता था। उस आदमी ने ऐसे कहा जैसे ये शिकायत ही हो, भले ही टेक्निकली शिकायत न हो। कोई समझाए कि मलिन के ढीले कपड़ों में अभी क्या हो रहा है? रॉन ने बीच में ही टोकते हुए साफ तौर पर हो रही बातों से घबरा गया। उसके पिता अपने बेटे को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन निक ने उन्हें रोक दिया। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में अपने बाकी परिवार से बात करनी होगी, उन्होंने कहा और आथ ने आह भरी लेकिन मान गया। रॉन और हैरी को देखते हुए, जो दोनों इस घटना से शॉक थे, हालांकि अलग अलग वजहों से, निक ने आह भरी। तुम दोनों मेरे पीछे आओ और जब तुम इस जगह से इतनी दूर हो जाओगे कि कोई बेवकूफी न करो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसने मूडी और पेटिग्रू से दूर ले जाने से पहले कहा, जिन्हें उस समय पुराने औरों ने अलग अलग तरीकों से बांध रखा था। घर के बाहर मैदान में निक ने आखिरकार कहा, तुम दोनों उस रात के बारे में क्या जानते हो जब हैरी ने अपने माता पिता को खो दिया था? उसने गंभीरता से पूछा, जिससे वे चौंक गए। उसके परिवार पर यू नो हू ने हमला किया था और वह अकेला बचा था, है ना? रॉन ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका अभी जो हुआ उससे क्या लेना देना है। निक ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसने आह भरते हुए कहा। पूरी बात समझने के लिए मुझे उस रात की कुछ खास बातें बतानी होंगी। पहली बात यह कि हैरी के पिता के 3 लोग थे जिन्हें वह हॉगवर्ट्स के दिनों से ही अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे, सीरियस ब्लैक, रेमस ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू। डार्क लॉर्ड के साथ लड़ाई के पीक पर वे उस आदमी और उसके फॉलोअर्स से बचने के लिए फ्रंट लाइन पर थे। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि वह आदमी एक नए जन्मे बच्चे के रूप में गिरेगा। हैरी वही बच्चा था और इसलिए ये जानते हुए कि डार्क लॉर्ड हैरी को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इन तीनों दोस्तों ने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक प्लान बनाया। निक ये सब समझने के लिए रुका। इस प्लान में एक बहुत ही खास तरह का चार्म था जिसे फिडेलियस चार्म कहते थे, जिससे उनके छिपने की जगह का पता लगाना नामुमकिन हो जाता था जब तक कि सीक्रेट कीपर के तौर पर चुना गया व्यक्ति किसी और को सीक्रेट न बताए। ध्यान रखें कि सीक्रेट कीपर बनना वैसा ही था जैसे डार्क लॉर्ड के लिए अपनी पीठ पर एक बड़ा टारगेट बनाना, एक भारी बोझ। हालांकि
जैसा कि कई लोगों ने सोचा था, ग्रुप के सबसे ताकतवर सदस्य सीरियस ने डार्क लॉर्ड के लिए चारा बनने के लिए सीक्रेट कीपर बनने से मना कर दिया, जबकि असली सीक्रेट कीपर छिपा रहा। निक फिर रुका। बदकिस्मती से इस केस में उसकी जगह कोई और नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू आया, जिस पर उसे लगा कि वह इस बोझ को सौंप सकता है। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि पीटर काफी समय से डार्क लॉर्ड्स का इन्फॉर्मर था और उस आदमी को उनके सारे प्लान बता रहा था। इसलिए सीक्रेट कीपर बनने के तुरंत बाद पीटर डार्क लॉर्ड को सीधे पॉटर की छिपने की जगह पर ले आया और उस काम की बातें सबको पता है। निक ने सीरियसली कहा। गुस्से और दुख से पागल होकर सीरियस ने पीटर को ढूंढ निकाला। उसका पूरा इरादा उस आदमी को मारने का था और पीटर ने उसे धोखे के लिए फंसाया, साथ ही कानून तोड़ने और मुगलों के एक ग्रुप पर ब्लास्टिंग चार्म का इस्तेमाल करके मर्डर किया और एक उंगली कुर्बान कर दी ताकि ऐसा लगे कि वह भी बिना शरीर के मर गया है। सच तो यह है कि वह उंगली खोने के बाद भाग गया था और अब तक वीजली के परिवार के पालतू चूहे के रूप में छिपा हुआ था, क्योंकि वह एक एनिमैक्स था जिसका जानवर रूप एक आम चूहा था। निक ने आह भरते हुए अपनी बात खत्म की। निक के दो दोस्त हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतने समय पहले क्या हुआ था। उसने उन्हें एक बार में सब कुछ समझ न पाने के लिए दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि यह सच में समझने के लिए बहुत कुछ था। लगभग 5 मिनट बाद हैरी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और पूछा, अगर पीटर इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ था तो ये कैसे हुआ? उसने कंफ्यूज होकर पूछा। निक ने खुद की ओर इशारा किया, असल में ये पूरी तरह से मेरी ही करतूत होगी। उसने ईमानदारी से कहा, देखिए, जब मुझे पता चला कि हैरी के परिवार के साथ असल में क्या हुआ था, तो मैंने उनके अतीत को खंगालना शुरू किया और बहुत सी ऐसी बातें मिली जो मेल नहीं खाती थी और थोड़ी और खोजबीन के बाद मुझे स्थिति की सच्चाई का पता चला। मैं मानता हूं कि पीटर अच्छी तरह छिपा हुआ था, लेकिन वह एक बहुत जरूरी बात भूल गया जिससे उसका पता चला और यह सब शुरू हुआ, उसकी उम्र। एक आम चूहे जैसे उसके एनिमैक्स रूप की औसत उम्र सिर्फ 5 साल होती है और रॉन के परिवार के पास वह 10 साल से ज्यादा समय से है, जबकि जब उन्होंने उसे पहली बार पाया था तब वह बड़ा हो चुका था। मुझे कई इत्तेफाक मिले जो तब तक मेल नहीं खाते थे जब तक मुझे सच का पता नहीं चला और मुझे पता नहीं चला कि मुझे कुछ करना है और मैंने स्कूल का साल खत्म होने तक इंतजार किया। निक ने कुछ हद तक ईमानदारी से बताया कि यह कैसे हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रॉन ने दुखी और गुस्से में एक ही समय में पूछा। निक ने आह भरी और सिर हिलाया, और इससे चूहे को खबर देने और उसे भागने के अलावा और क्या फायदा होता, जिससे हैरी की परवाह करने वाला अकेला परिवार अज़काबान में सड़ता रहता। ये सबसे अच्छा ऑप्शन था और मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने उससे सबसे अच्छा किया। उसने ईमानदारी से कहा। उसके बाद, जब तक निक बिल में था, रॉन या हैरी में से किसी ने भी उससे बात नहीं की, जिसे वह अपने कामों की कीमत मान सकता था। डम्बलडोर और ल्यूपिन भी पीटर को डीएमएलई के पास ले जाने के लिए आए ताकि सीरियस की तरफ से अपील कर सके। हालांकि, डम्बलडोर के कहने पर निक को पीटर के गले से अंगूठी हटानी पड़ी, क्योंकि बूढ़े जादूगर ने वादा किया था कि वह पीटर को भागने नहीं देगा। वह शायद पीटर को कोई छूट देने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जैसा कहा गया वैसा ही किया। लेकिन निक ने खुद वीजली से फ्लू पाउडर उधार लिया ताकि वह सीरियस को आजाद करने में सबसे बड़ी रुकावट, मिनिस्टर फज से निपटने के लिए मिनिस्ट्री जा सके। निक मिनिस्ट्री के फायरप्लेस की हरी लिपटों से बाहर निकला और अपने कपड़ों पर लगी मोटी कालिक पोंछकर मिनिस्टर का ऑफिस लिखे साइन की ओर चल दिया। उसकी कम उम्र के बावजूद, उसके चेहरे पर उसके पक्के इरादे को देखकर कोई उसे रोकना नहीं चाहता था। जल्द ही निक उस सेक्रेटरी के पास पहुंचा जिसका डेस्क फज के ऑफिस के बाहर था, और वह सीधे उसके नीचे काम करती थी। वह एक भारी भरकम औरत थी, जिसकी मुस्कान हमेशा रहती थी। उसने चमकीले गुलाबी रंग का आउटफिट पहना हुआ था और भूरे बालों को करीने से कल किया हुआ था। उसने निक को तुरंत देखा और उसे ध्यान से देखा, लेकिन जब तक उसकी उंगली में लॉर्ड रिंग नहीं देखी, तब तक उसने कोई फैसला नहीं किया और तय नहीं किया कि वह उसके समय के लायक है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ यंग मैन? उसने मीठी आवाज में पूछा, जिससे निक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये बात कितनी गलत थी। क्या आप प्लीज मिनिस्टर फज को बता सकते हैं कि निकोलस रेवेनक्लो आपसे मिलना चाहेंगे? उसने शांति से पूछा। कुछ देर तक उस औरत के चेहरे पर हिसाब किताब था, फिर उसने सिर हिलाया और अपनी डेस्क के पीछे ऑफिस में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया ताकि निक को दरवाजे के पीछे की कोई बात सुनाई न दे। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और औरत उसी घिनौनी झूठी मुस्कान के साथ बाहर निकली और उसे देखा। मिनिस्टर अब आपसे मिलेंगे मिस्टर रेवेनक्लो, उसने कहा और निक ने सिर हिलाया और दरवाजे के अंदर चला गया। ऑफिस साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड था और उसमें मशहूर लोगों के साथ फज की कई तस्वीरें थीं,
साथ ही कुछ सर्टिफिकेट भी थे। कमरे के बीच में एक बड़ी गहरे रंग की लकड़ी की डेस्क रखी थी जिसे निक उस पर लगे गहरे लेकर की वजह से पहचान नहीं पाया। आह निक, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज आराम से बैठ जाओ, फज ने खुश करने के लिए कहा। निक डेस्क की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया और फज से प्यार से मिला। डेलोरेस, क्या तुम हमें कमरा दे सकती हो प्लीज? मिनिस्टर ने पूछा और हालांकि उसने दिखाया नहीं, लेकिन वह औरत साफ तौर पर इस बात से नाराज थी कि उसे इस बारे में नहीं बताया गया। फिर भी वह ऑफिस से चली गई और ऐसा करते हुए अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। फज ने तुरंत दोस्ताना अंदाज छोड़ दिया। मुझे डम्बलडोर से कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो अच्छी नहीं लगती कि तुम कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहे हो जिससे मिनिस्ट्री खराब दिखेगी, इसलिए खुद समझाओ। उसने निक से साफ तौर पर नाखुश होकर कहा। जादू की दुनिया को कुछ अच्छी खबर देने से मिनिस्ट्री खराब कैसे दिखेगी? निक ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ पूछा। फज हैरान लग रहा था लेकिन फिर भी दिलचस्पी ले रहा था, इसलिए निक उस आदमी को भ्रष्ट करने मनाने के लिए अपना प्लान बताता रहा। मिनिस्ट्री ने चौंकाने वाली खोज की और एक गलती को ठीक किया, साथ ही ब्लैक परिवार के मुखिया को आजाद कर दिया और असली अपराधी को जेल में डाल दिया। सोचिए कि इस तरह की चीज से आप पर कितनी अच्छी रोशनी पड़ेगी, उस मिनिस्टर पर जिसने ये सब किया। मगल बॉर्न और प्योरब्लड विजार्ड्स दोनों की तरफ से तारीफ, और आप इसे अपनी लीडरशिप में ज्यादा इंसाफ वाली मिनिस्ट्री के तौर पर भी चला सकते हैं। निक ने एक खूबसूरत तस्वीर के साथ फज को लुभाते हुए कहा। वह आदमी पॉलिटिकल था, लेकिन और ब्लैक परिवार के नाम की सपोर्ट के अलावा आपको इससे क्या मिलता है? फज ने चिंता से पूछा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को कोई ऐसा मिल जाए जो सच में उसकी परवाह करे और उसका ख्याल रखे, इसके अलावा कुछ नहीं। निक ने ईमानदारी से कहा, जो झूठ नहीं था, क्योंकि उसे सच में सीरियस की किसी और चीज के लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ अपनी विरासत से ही पैसा, इज्जत और पॉलिटिकल पावर है। उसके पास असल में सिर्फ पावर की कमी थी, लेकिन वह पहले से ही उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह जाने के लिए तैयार था। फज इस जवाब से चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि निक झूठ नहीं बोल रहा था और उसने इसे सच मान लिया। मुझे लगता है कि अब बस इतना ही बचेगा कि इस मामले से मुझे जो परेशानी होगी उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? फज ने लालची नजरों से कहा। निक ने आह भरी, समझदारी से काम लो, तुम्हें असल में क्या चाहिए? उसने मोलभाव करने के लिए एक मोटा मोटा आधार बनाने के लिए कहा। वह इतना बेवकूफ नहीं था कि फज जो भी बेतुकी चीज मांगे उसे तुरंत मान ले। एक पर्सनलाइज्ड जादुई अंगूठी, मेरे आने वाले कैंपेन के लिए पूरी फंडिंग और तुम्हारी अंगूठियों के लिए एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टिंग। फज ने भी अपनी कीमत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निक ने सिर हिलाया। अंगूठी ठीक है, और मुझे कैंपेन के लिए एक सही नंबर चाहिए, लेकिन एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसने मना कर दिया। फज को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे साफ तौर पर ऐसे ही मना करने की उम्मीद थी। फिर उसने बहुत ज्यादा गैलियन की बात कही, जिसका निक ने तुरंत थोड़ा सा जवाब दिया, जिससे ये साफ हो गया कि उसका फायदा आसानी से नहीं उठाया जा सकता। यह आगे पीछे की बातचीत अगले 15 मिनट तक चलती रही, जब तक कि फज को सीरियस की रिहाई में दखल न देने के लिए एक पर्सनलाइज्ड अंगूठी और आदमी के अगले कैंपेन के लिए 20,000 गैलियन की फाइनल कीमत तय नहीं हो गई। मिस्टर रेवेनिक्लॉ, बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, आप जानते हैं, फज ने कहा, और निक उस आदमी के ऑफिस से गुलाबी मेढक की तरफ मुस्कुराते हुए निकल गया। जब वह उसके पास से गुजरा तो वह गुस्से में दिख रही थी, जबकि वह लगातार झूठी मुस्कान दे रही थी। उसकी गर्दन की नस भी धड़क रही थी। जब तक निक ऑफिस में था, वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए सामान पाने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन निक ने अपने जादुई सेंस का इस्तेमाल करके उस दखल देने वाले जादू को पहचान लिया और चुपके से अपनी छड़ी से उसे कैंसिल कर दिया, जिससे उसे कुछ नहीं मिला। फज को ये बात जरूर पता थी, लेकिन जब उसे एम्ब्रिज की नाकामी के बारे में पता चला तो उसे एक बुरी नींद आने वाली थी। मुझे दुकान वापस जाना है, क्योंकि इस पूरी गड़बड़ में मेरा हिस्सा खत्म हो गया है। निक ने मिनिस्ट्री छोड़ते हुए सोचा, दुनिया को पहले से थोड़ी बेहतर छोड़कर। ओलिवेंडर निक को इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह मामला इतना सीरियस था कि इसमें और ज्यादा समय लगेगा। मैं थोड़ी देर में फिर जा रहा हूँ, मुझे बस हेलेना को जल्दी से पकड़ना है, निक ने समझाया, और बूढ़े आदमी ने बस कंधे उचकाए और सिर हिलाया। वह भूत भी निक की मौजूदगी से उतना ही कंफ्यूज था, लेकिन जब उसने उसे पकड़ने की काबिलियत और बाद में होने वाली पॉलिटिकल बकवास के बारे में बताया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? उसने कंफ्यूज होकर पूछा कि वो उसे और स्टीव को लेने क्यों आया है।
जो निक की शर्ट की आरामदायक बदली हुई जेब में लटका हुआ था। जेब का दरवाजा इतना बड़ा था कि निफले अपना सिर अंदर डालकर इधर उधर देख सकता था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि अगर उसे चोरी करने की इच्छा हो तो वह भागकर चोरी करने निकल जाए। मुझे अकाउंट से बहुत सारा सोना निकालना है और इसका मतलब है कि मुझे इसके लिए मौजूद रहना होगा, और मैंने सोचा कि जब मैं अपने परिवार का सामान ठीक कर रहा हूं तो तुम्हें पास में रखना सबसे अच्छा होगा। निक ने समझाया और हेलेना ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गॉब्लिन के लिए निक को कोई जरूरी जानकारी देने के लिए उसके साथ कोई चाल चलना मुश्किल होगा। स्टीव बस बाहर घूमकर खुश था और उसने हर चीज को बड़ी उत्सुक आंखों से देखा, ये देखते हुए कि ग्रिंगोट्स डायगन गली में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और उसे दुकान से ही उसकी जगह पता थी। निक और हेलेना को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार फिर निक ने बिजी बैंक में जाने से पहले सामने के दरवाजे पर भारी हथियारों से लैस गोबलिन को रिश्वत दी और उसका स्वागत किया। एक टेलर के पास जाकर निक ने पोडियम के किनारे एक गैलियन रखा, जिससे गोबलिन का ध्यान उसकी ओर गया। ग्रिंगोट्स में आपका स्वागत है, आज आप क्या करना चाहते हैं? गोबलिन ने गोबलिन के आम फीके रवैये के साथ कहा। फैमिली मैनेजमेंट और अकाउंट से बड़ी रकम निकालना, निक ने कहा। सब बिजनेस है। गोबलिन निक को देखने के लिए आगे झुका और निक के हाथों की अलग अलग अंगूठियों पर उसकी नजर थोड़ी देर रुकने के बावजूद उसने अपनी नजर खास तौर पर लॉर्ड रिंग पर रखी। जो उसने देखा उससे खुश होकर गोबलिन वापस बैठ गया और पोडियम के पीछे एक दराज में रखी कई घंटियों में से एक को उठाया, जिस पर अजीब तरह से रेवेनक्लॉ हाउस का निशान बना था, और उसे बजाया। जब आवाज बंद हुई तो काम कर रहे कुछ दूसरे गोबलिन जम गए और उस पोडियम को बड़ी बड़ी हैरानी भरी आंखों से देखने लगे। इसका कारण ये था कि हर गोबलिन घंटी की एक अलग आवाज होती थी, जिसे सिर्फ गोबलिन जैसे बहुत ज्यादा सुनने वाले जीव ही पहचान सकते थे, और रेवेनक्लॉ की कहानी का इस्तेमाल लंबे समय से लोगों को इसके इस्तेमाल की कमी के कारण ठहराव की सजा देने के लिए किया जाता था। नतीजतन सिर्फ वही लोग जिन्होंने हर मुमकिन घंटी की आवाज याद की थी, इस घंटी की अहमियत को पहचान पाए। इसका एकमात्र एक्सेप्शन एक अधेड़ उम्र का गोबलिन था, जिसकी दाहिनी आंख के पास एक निशान था और उसके चेहरे पर यकीन न होने और एक्साइटमेंट के भाव थे जब वह उस पोडियम की ओर जा रहा था जिसके सामने निक खड़ा था। मेरा नाम ग्रिमग्रिप है और मैं रेवेनक्लॉ अकाउंट का इंचार्ज हूँ, मिस्टर। ग्रिमग्रिप ने निक से अपना इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करते हुए कहा। निकोलस आई रेवेनक्लॉ, निक ने हाथ बढ़ाकर कहा, जिसे गॉब्लिन ने खुशी से पकड़ लिया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर निकोलस। प्लीज मेरे साथ एक खुले कमरे में आइए और अपने अकाउंट्स की हालत पर बात करें, ग्रिमग्रिप ने प्रोफेशनली कहा। ग्रिंगोट्स के पास हमेशा बैंक के कई कस्टमर्स से प्राइवेट में बात करने के लिए खास तौर पर कमरे बने होते थे। निक और हेलेना को जिस कमरे में ले जाया गया वह एक सादा सा कमरा था, जिसमें एक सिंपल नीची टेबल थी जिसका साइज चौड़ा था और कुछ सिंपल गद्देदार कुर्सियां थीं। ग्रिमग्रिप टेबल के एक तरफ बैठ गया और निक दूसरी तरफ। अगर कोई दिक्कत न हो तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि रेवेनक्लॉ हाउस ने पिछले 1000 सालों से अपना अकाउंट क्यों छोड़ दिया था? गॉब्लिन ने साफ साफ पूछा। हेलेना यहाँ परिवार की आखिरी जानी मानी वारिस थी, जब तक कि हाल ही में मेरा खुद का इनहेरिटेंस टेस्ट नहीं हुआ, निक ने समझाया, और ग्रिमग्रिप ने समझते हुए सिर हिलाया। तो फिर लंबा रास्ता ही है, उसने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजाई, जिससे एक और गॉब्लिन बुलाया गया। रेवेनक्लॉ अकाउंट में जो कुछ भी है वह सब मुझे लाओ, ग्रिमग्रिप ने कहा, और दूसरा गोबलिन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी चला गया। तुम्हारे परिवार के अकाउंट के बारे में समझ की कमी के कारण हमें उससे जुड़ी हर चीज पर ध्यान देना होगा। इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होगा, ग्रिमग्रिप ने हंसते हुए कहा। निक को भी जल्द ही पता चल गया कि यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कमरे में पार्चमेंट के कई मोटे ढेर लाए गए और उनके सामने टेबल पर रख दिए गए। 6 घंटे बाद आखिरकार हेलेना की वजह से उन्हें ढेर सारे पेपरवर्क मिले, जिसने शुरू में उसकी याददाश्त के आधार पर फाइलों के एक्टिव और क्लोज इवेंट्स को सॉर्ट करने में मदद की, जिससे काम काफी कम हो गया। इस प्रोसेस में निक को असल में पता चला कि रेवेनक्लॉ परिवार का पेवेरल परिवार से एक अधूरे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कनेक्शन था, जिसमें कुछ खास तरह के पोषण इंग्रेडिएंट्स शामिल थे, जो रेवेनक्लॉ परिवार के जाने माने सदस्यों की मौत की वजह से डिलीवर नहीं हो सके। सच कहूं तो ये कनेक्शन थोड़ा फीका था, लेकिन किसी वजह से कोई भी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे कि एक खास पॉइंट के बाद उनके सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हों। निक को ये बहुत अजीब लगा कि इतना ताकतवर परिवार इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। असल में तीनों भाइयों के सीधे वंशजों को भी इसके बारे में पता नहीं था। दुनिया के जादुई इतिहास का असली ओवरव्यू पाने के लिए
जो उसकी पिछली जिंदगी की किताबों में असल में शामिल नहीं था। उसने पिछले स्कूल ईयर में जो इतिहास की किताबें पढ़ी थी, उन्हें देखकर निक को ये गड़बड़ पता चली। जादू की छड़ी रखने वाले हर व्यक्ति के बारे में अपनी जानकारी से निक को ये भी पता चला कि डेथली हेलोस खुद 13वीं सदी में बनाए गए थे और इसलिए इसे बनाने वालों के समय के बाद। इससे पता चलता है कि पेवेरल परिवार के पास इस तरह के रिकॉर्ड क्यों थे, क्योंकि यह तब की बात है जब पवित्र त्योहारों ने परिवार को लगभग खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। उसने उस परिवार के बारे में अपने विचारों को छोड़कर उन दूसरी बातों पर ध्यान दिया जो उसने सीखी थी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह थी कि रोवेना रेवेनक्लॉ ने बड़ी चालाकी से अपने वंशजों के लिए हॉगवर्ट्स के वॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने का एक तरीका छोड़ दिया था। यह एक छोटी सी बात थी जिसमें उसके वंश और शुरुआती वॉर्ड्स के बीच एक छोटा सा तालमेल बनाना शामिल था, जो बाद में हेडमास्टर्स द्वारा रखे गए वॉर्ड्स को बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह था कि महल पर से अपने वंशजों का कोई भी मालिकाना हक हटाने के बावजूद उसने ये पक्का किया कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। हालांकि एक चेतावनी छोड़ी गई थी जिसमें कहा गया था कि दूसरे फाउंडर्स ने भी अपने वंशजों के साथ ठीक यही किया था। ये निक के लिए बहुत जरूरी जानकारी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह आखिरकार समझ गया था कि डम्बलडोर वोल्डेमॉर्ट के दादा पद पर लगाए गए श्राप से छुटकारा क्यों नहीं पा सका। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह पूरे वार्ड सिस्टम को खत्म किए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। ये ठीक करने में आसान लगता है, क्योंकि आप उससे जुड़े श्राप को हटाने के लिए उसे अलग करने से पहले पूरी वार्ड स्कीम को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वार्ड खुद ऐसी टेक्निक से बनाए गए थे जो खो गई थी, और इसलिए एक बार हटाने के बाद कोई नहीं जानता था कि उन्हें वापस कैसे लगाया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो डम्बलडोर के पास उस समय श्राप हटाने का एकमात्र तरीका ये था कि वोल्डेमॉर्ट के सच में मरने का इंतजार किया जाए ताकि वह अपनी ब्लड लाइन छाप छोड़ सके और इस तरह श्राप दे सके। लेकिन निक के पास अब एक और तरीका था कि वह अपनी ब्लड लाइन छाप लगाए और उसका इस्तेमाल श्राप को मिटाने के लिए करे। मैं लॉकहार्ट के जाने के बाद ही ऐसा करूंगा, निक ने गंभीरता से सोचा और बाद में करने वाले कामों की अपनी लंबी दिमागी लिस्ट में यह बात जोड़ दी। इसके अलावा अपने परिवार की लीगल एसेट्स के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। बहुत पहले की लगभग सभी डील्स पूरी करना नामुमकिन था, क्योंकि इसमें शामिल लोग बहुत पहले मर चुके थे और इस तरह वे रद्द हो गईं। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वह थी घर के साथ आइलैंड का मालिकाना हक। और हैरानी की बात है कि अगर परिवार की सेवा करने वाला कोई मर जाता है तो हाउस एल्फ पर दावा करने का अधिकार। जाहिर है ऐसा ही था, क्योंकि 1000 साल पहले जो भी हाउस एल्फ रहता था वह बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था। नया हाउस एल्फ पाना हैरानी की बात है कि आसान था, क्योंकि ग्रिमग्रिप बस घंटी बजाता था और चीजों की कॉलोनी से एक बच्चे को बुला लेता था। यह एक छोटा सा जीव था जिसके बड़े कान और आंखें थी, जिसके लिए यह नस्ल जानी जाती थी, जिसके चेहरे पर छाया थी और एक साफ लिनेन टोगा स्टाइल का चोगा था जो जरूरी हिस्सों को ढकता था। ये डॉटी सर है और आखिरकार एक मालिक पाकर खुश है, एल्फ ने उत्सुकता से कहा। मेरा नाम निकोलस रेवेनक्लॉ है और अब से तुम्हें रेवेनक्लॉ परिवार की ईमानदारी से सेवा करनी है, समझे? निक ने गंभीरता से पूछा। डॉटी समझती है सर रेवेनक्लॉ, रेवेनक्लॉ परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ी खुशी है। डॉटी ने बड़ी मुस्कान और झुककर कहा। लालच से कुछ गैलन निकालकर निक ने उन्हें डॉटी को दे दिया। तुम्हारा पहला ऑर्डर है कि तुम अपने कपड़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाओ ताकि तुम मशहूर रेवेनक्लॉ परिवार के नौकर के तौर पर अपनी हैसियत के हिसाब से बन सको, उसने कहा। समझ गया सर, एल्फ ने गंभीरता से कहा और फिर उंगलियां चटकाईं और जोर से गायब हो गया। कोई बुरा नहीं मानना मिस्टर रेवेनक्लॉ, लेकिन नौकर को महंगे कपड़े पहनाना पैसे की बर्बादी लगती है। ग्रिमग्रिप ने ईमानदारी से कहा। जब आप किसी के घर को देखते हैं तो अमीरी का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? निक ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ पूछा। गॉब्लिन ने जवाब देने से पहले सवाल के बारे में सोचा, बेशक सब कुछ कितना शानदार है, उसने ईमानदारी से कहा। निक ने सिर हिलाया, और घर के एल्फ के अच्छे कपड़े पहनने से ज्यादा अमीरी का दिखावा और क्या हो सकता है, उसने पूछा। और गॉब्लिन जोर से मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि निक ने ऐसा क्यों किया। अब जब भी निक अपने हाउस एल्फ को सबके सामने बुलाता तो जो भी उसे देखता उसे लगता कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, भले ही उसके पास ऐसा न हो। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी तिजोरी में सही संख्या में सिक्के मिल गए। कुल दौलत में लगभग 500 मिलियन गैलन, 2 लाख हंसिया और लगभग 50,000 नग थे। इसमें दुर्लभ किताबें, सामान और दूसरी चीजें भी शामिल नहीं थीं जो तिजोरी में मिलने का इंतजार कर रही थी और जिनके बारे में कागजों में साफ साफ नहीं बताया गया था।
अब जब ये सब हो गया है तो आज के असली काम पर आने का समय है। मुझे अपने अकाउंट से मिनिस्टर फज के पॉलिटिकल अकाउंट में 20,000 गैलन के फंड ट्रांसफर करने हैं, निक ने कहा और ग्रिमग्रिप और हेलेना दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। उसने उनकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे इस डील से फज से कहीं ज्यादा फायदा होगा, उसने कहा और सिचुएशन का निचोड़ समझाया। सिर्फ 20,000 गैलन के लिए ब्लैक फैमिली का नाम अपने साथ जोड़ना सच में एक अच्छी डील है, ग्रिमग्रिप ने तारीफ करते हुए कहा। गोबलिन बहुत सी चीजों से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देते हैं और फज के साथ सीरियस को आजाद कराने की यह डील भविष्य में निक के लिए बहुत फायदेमंद होगी। मुझे लगता है कि तुम अपना वॉल्ट देखना चाहते हो, है ना? ग्रिमग्रिप ने उत्सुकता से पूछा। निक ने सिर हिलाया और ग्रिमग्रिप ने फिर से घंटी बजाई और एक पेपर जॉकी गोबलिन से अब ऑर्गेनाइज्ड पेपरवर्क सही जगह पर वापस करने को कहा। फिर निक को उस खास गाड़ी तक ले जाया गया जिसका इस्तेमाल गोबलिन बैंड के नीचे गहरी सुरंगों में जाने के लिए करते थे। रेवेनक्लो वॉल्ट तक गाड़ी से काफी लंबी सफर थी, जिसे वॉल्ट 3 के नाम से भी जाना जाता था और यह ग्रिंगोट्स के बनाए पहले वॉल्ट में से एक था। वॉल्ट का दरवाजा खुद एक मेटल स्लैब था जिस पर इतने सारे जादू लगे थे कि निक पीला पड़ गया और अपनी जादुई इंद्रियों से उन्हें मुश्किल से महसूस कर पा रहा था। दरवाजे पर इतने सारे बचाव और हमले वाले जादू थे कि वह अपने आप उससे दूर रहना चाहता था, बजाय इसके कि वह अपनी सिग्नेट रिंग को स्लॉट में डालने के लिए पास जाए। हाँ, वॉल्ट की चाबी उसकी उंगली में एक्टिव लॉर्ड रिंग थी और वॉल्ट खोलने के लिए उसे सिग्नेट को खास जगह पर दबाना था। फिर भी उसने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब वॉल्ट का दरवाजा गड़गड़ाया और रेत के कणों में गिरने लगा जो दरवाजे के फ्रेम में आसानी से मिल गए। मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ड्रामाटिक था लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव था, निक ने प्रोसेस पूरा होने के बाद कहा और वॉल्ट के अंदर सिक्कों का छोटा पहाड़ दिखाया गया। माँ को हमेशा ड्रामाटिक चीजों का शौक था, हेलेना ने कंधे उचकाते हुए कहा। वॉल्ट में जाते हुए निक ने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गया। पुरानी किताबों की लाइनें, रेयर मेटल्स और यहाँ तक कि लंबे समय से खोई हुई समझी जाने वाली दवाएं भी प्रिजर्वेशन मंत्रों के तहत रखी हुई थी। लेकिन सबसे प्रभावशाली चीज एक बड़ा पेड़ था जो टेम्पोरल स्टेसिस में था, जिसकी डालियों पर सफेद छाल और सुनहरे पत्ते थे, साथ ही छोटी फूलों की कलियां भी थीं। सिस्टम से पेड़ की जांच करते हुए निक ने जो पढ़ा उसे पढ़कर उसे अपना जबड़ा जमीन पर गिरने से रोकना पड़ा। दिव्य वृक्ष, सुनहरा सेब मन से वंचित मर रहा है। ग्रेट, पौराणिक क्षमताएं, एकवचन, पवित्र जीवन डोमेन। पौराणिक क्षमता, सुनहरे सेब उगाएं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और हर एक की उम्र 1 साल बढ़ा सकते हैं। उसे ऐसी चीज कहां से मिली? निक ने रिव्यू पढ़ने के बाद डर और उत्सुकता दोनों से सोचा। उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि यह पेड़ शायद वही था जिससे हेराक्लीस को अपनी मेहनत के दौरान एक सेब निकालना पड़ा था। लेकिन इससे निक के मन में एक बड़ा रेड फ्लैग आ गया जिससे वो बहुत परेशान हो गया। क्या इसका मतलब है कि किसी समय भगवान सच में थे? उसने चिंता से सोचा। हाँ, दुनिया भर में भगवानों के बारे में कई कहानियां और किस्से थे, लेकिन कई जादूगर इस बात से सहमत थे कि आखिर में शायद सुपर पावरफुल जादूगर ही थे। लेकिन इस पेड़ का होना ही इस बात का इशारा था कि पहले भगवान थे, लेकिन अब वे नहीं रहे, जो निक के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। अगर वे किसी भी वजह से धरती छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता था और अगर वे मर गए थे, तो उसे यह पता लगाना था कि ऐसा क्या हो सकता है। उफ, ये दुनिया किताबों में दिखाए गए से ज्यादा मुश्किल क्यों है? उसने मन ही मन शिकायत की, लेकिन असल में उसे यह गलत नहीं लगा। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि पेड़ के नाम के आगे उसकी हेल्थ की हालत, माना की कमी। क्या इसका मतलब यह है कि पेड़ को बनाए रखने के लिए आसपास का माना काफी नहीं है? क्या इसीलिए देवता भी गायब हो गए? उसने सोचा, लेकिन पहेली के इस छोटे से टुकड़े से वह स्थिति को समझ नहीं पाया। अगला, ग्रिमग्रिप और हेलेना दोनों ने पेड़ में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उन्हें साफ तौर पर इसकी असली अहमियत का पता नहीं था और जल्द ही उन्होंने तिजोरी में बाकी बिना कागजात वाली चीजों पर नजर डाली। दूसरी तरफ स्टीव रो रहा था और अपनी जेब से बाहर निकलकर चमकते चांदी और सोने की छोटी से पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। निक ने पक्का कर लिया था कि यह नामुमकिन है जब उसने इस ट्रिप पर उस लालची छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि निफले कैसे रिएक्ट करेगा। बेचारा अपने सामने रखे इतने सारे पैसे को चुरा न पाने से साफ तौर पर परेशान था, लेकिन निक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान वॉल्ट के किनारे बुक शेल्फ की तरफ लगाया जिसमें बस कुछ ही किताबें थीं। उन पर लगे स्टेसिस चार्म के बावजूद वे काफी पुरानी लग रही थीं,
जिसका मतलब था कि जब रोवेना रेवेन्क्लो को वे मिली तब वे शायद बहुत पुरानी थी। शायद इनमें से कोई किताब इस स्थिति पर कुछ रोशनी डाल सके। निक ने सोचा और बुकशेल्फ की तरफ गया और एक किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह जानवर की खाल से बंधी हुई चीज थी जिसके मोटे पेपरस पेज थे और उस पर बहुत ज्यादा उम्र के निशान थे। कवर पर कोई टाइटल नहीं था, इसलिए निक ने ध्यान से उसे खोला और पहले पेज का कंटेंट देखा। वहां गहरे निशान थे जिन्हें निक अपनी काबिलियत की वजह से शब्दों के तौर पर जानता था, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाया। वह लिखावट तो पढ़ सकता था, लेकिन सच कहूं तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह कौन सी भाषा है। जो कोई भी यह काम पढ़ रहा है वह जान ले कि अगर आप पावर की पहली लिमिट से नीचे हैं तो इस काम का कंटेंट आपकी मौत का कारण बन सकता है। अगर आप इस पॉसिबिलिटी से बचना चाहते हैं तो इस काम को वहीं रख दें जहां से आपने इसे पाया था, जब तक आप पहली लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। ये किताब में लिखी पहली बात थी और निक को इस बात की बहुत चिंता थी क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बताई गई पावर की यह पहली लिमिट क्या है। जाहिर है ये किताब किसी बहुत पुराने जादूगर ने लिखी थी, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता था कि यह कितनी पुरानी है। यह एक प्रॉब्लम थी क्योंकि इसका मतलब था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस किताब के पन्नों में लिखी बातें पढ़ने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। आगे पढ़ने का रिस्क लेने के बजाय निक ने किताब बंद की और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर ढीले ढाले बंधे हुए ट्रीटेड स्किन का एक सेट उठाया। यह अब तक देखी गई सबसे पुरानी दिखने वाली किताब थी और इसलिए उसने ध्यान से इसे खोला और जो मिला उसे देखकर उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। पावर का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है जिस पर दुनिया के बहुत कम लोग ही सच में चल पाते हैं। मेरा नाम क्रोनोस है और मैं इसे एक ऐसे भविष्य के रिकॉर्ड के तौर पर लिख रहा हूं जिसे मैंने अपने समय के बहुत बाद देखा है, जब दुनिया बड़ी गिरावट से उबरना शुरू करने वाली है। समय का बहाव तुम्हारे साथ रहे, रिंग मेकअप। ये हिस्सा पढ़ने के बाद निक को एक अजीब सी सिहरन हुई क्योंकि लेखक ये किताब बहुत साफ साफ लिख रहा था, ये जानते हुए कि निक इसे आखिर में पढ़ेगा। दशकों को भूल जाए, इस आदमी ने एक ऐसा भविष्य देखा था जो शायद उसके समय से हजारों साल बाद का था। क्या ये द क्रोनोस ने लिखा था, यानी समय के टाइटन राजा ने? जब निक ने अपने हाथों में किताब देखी तो उसके मन में डर और बेचैनी भरी बातें हुई। उसे नहीं पता था कि यह कैसे मुमकिन था, लेकिन लगता है कि इस क्रोनोस आदमी ने, जो भी हो, भविष्य को इतना पहले से देख लिया था कि उन्होंने खास तौर पर निक के लिए एक किताब लिखी थी। हेलेना ने निक के एक्सप्रेशन देखे, वो परेशान होकर तैर रही थी। यहाँ ऐसा क्या लिखा है जिससे तुम इतने डरे हुए हो? उसने उसके बारे में चिंता करते हुए पूछा। निक ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। यह मेरे लिए लिखा गया था, निक ने सच में बताया, जिससे हेलेना हैरान रह गई क्योंकि वह साफ साफ बता सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन किताब बहुत पुरानी थी। इसका मतलब वह समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें पक्का कैसे पता? उसने पूछा। उम्मीद थी कि वह इस दुनिया हिला देने वाले खुलासे को गलत साबित कर पाएगी, लेकिन निक ने किताब का वह हिस्सा दोबारा पढ़ा, जिससे वह इस जानकारी को समझते हुए अजीब तरह से चुप हो गई। इसके बारे में कोई और नहीं जान सकता, निक ने कहा और हेलेना ने गंभीरता से सिर हिलाया, जबकि निक ने किताब को लालच में रख दिया। साफ था कि उसे यह किताब पढ़ने की जरूरत थी ताकि वह समझ सके कि ऐसा क्या जरूरी था कि कोई हजारों साल बाद उसे पर्सनली संबोधित करते हुए ये किताब लिखेगा। उम्मीद है कि ये दुनिया का बचाने वाला होने जैसा कुछ नहीं था, या ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वह ये रोल बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। निक ने शेल्फ पर रखी कोई और किताब खोलने की हिम्मत नहीं की जब तक कि उसने अपने नाम की किताब पूरी नहीं पढ़ ली। निक बुकशेल्फ से हट गया और उन अलग अलग चीजों को देखने लगा जिन्हें वह तुरंत पहचान नहीं पाया। उनमें से ज्यादातर तो बस फाउंडर्स के समय की दुर्लभ चीजें थीं, जैसे खत्म हो चुके पौधे या जादुई जीवों के हिस्से। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें पौराणिक चीजों के तौर पर लिस्ट किया गया था, लेकिन वे दोनों पेड़ के लेवल की नहीं थीं। उनमें से एक कंजंक्शन फायर का एक दुर्लभ बीज था जो तब बनता था जब सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एकदम सही लाइन में आ जाते थे। ऐसी आग कुछ ही सेकंड में पैदा होती और बुझ जाती थी, इसलिए इसका बीज मिलना एक सच्चा खजाना था, भले ही आपको इसका कोई इस्तेमाल न हो, जैसे रोवेना रेवेन्क्लो को शायद नहीं था। वह औरत जादूगर थी, कारीगर नहीं, इसलिए आग का बीज उसके लिए लगभग बेकार था, इसलिए उसने शायद इसे खजाने की तरह तिजोरी में रखा होगा। लेकिन दूसरी चीज बिल्कुल उल्टी थी, ये निक के लिए बेकार थी, लेकिन अपनी खासियतों की वजह से रोवेना रेवेन्क्लो के लिए शायद बहुत काम की थी। यह आइटम एक ब्लडस्टोन था जिसमें सिस्टम के हिसाब से 1000 से ज्यादा अलग अलग जादुई जानवरों का खून था।
ब्लडस्टोन अनोखे जादुई पत्थर थे जिन्हें नेचुरली एन्चांट किया गया था ताकि जो भी खून उन्हें छूता था उसकी प्रॉपर्टीज सोख ले। ये रोवेना के लिए काम का था, निक के लिए नहीं, क्योंकि पत्थर उस खून की खासियतें दिखा सकता था जिसके संपर्क में वह आया था, ताकि उसे एक जादूगर के जादू में कॉपी किया जा सके और बाद में उस अब बनी हुई कॉपी से एक अनोखे एन्चांटमेंट में। दिक्कत ये थी कि यह सिर्फ इंसानी जादुई चीजों पर लागू होता था और निक अब एक एल्फ था, इसलिए पत्थर बहुत कीमती होने के बावजूद उसके लिए बेकार था। तिजोरी को देखकर खुश होकर निक सिक्कों के छोटे पहाड़ के पास गया और 20,000 गैलन गिनने लगा। ग्रिमग्रिप ने पक्का किया कि वह सिर्फ उतने ही सिक्के उठाए क्योंकि वही पैसे वह फज के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। इसका इंतजाम हो गया है, अब हमारा काम हो गया है, निक ने सख्ती से कहा और ग्रिमग्रिप ने गैलन वाले बड़े सिक्कों वाले पस को बंद कर दिया। फज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के कागजात पर निक से साइन करवाने के बाद वे ग्रिंगोट से चले गए। ग्रिमग्रिप को ट्रांसफर से अच्छा कमीशन मिला, जिससे जाते समय गॉब्लिन का मूड अच्छा लग रहा था। जब वे दुकान पर लौटे तो ओलिवेंडर ने उनका स्वागत किया, लेकिन निक के चेहरे पर थकान भी देखी और उसे जल्दी सोने का सुझाव दिया। यह अच्छी सलाह थी और निक इतने लंबे दिन के बाद नहाकर सीधे बिस्तर पर जाने के लिए बहुत खुश था। इस एक दिन में बहुत कुछ हुआ था, पीटर पेटिग्रू के पकड़े जाने से लेकर यह पता चलने तक कि दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। कुल मिलाकर निक उस समय मानसिक रूप से काफी थक गया था और वह जानता था कि उसके लिए सीधे बिस्तर पर जाना ही सही रहेगा। निक को तब तक पता ही नहीं चला जब तक वह उठा नहीं कि वह अगले दिन दोपहर तक सोया रहा था, जो रविवार था और उसके खाली दिनों में से एक था। लेकिन वह ये देखकर बहुत चौंक गया कि डॉटी उसके बिस्तर के पास बेसब्री से सेवा करने का इंतजार कर रही थी। हेलेना जोर से हंस पड़ी जब निक ने आंखें खोली और डॉटी को उत्सुक हाउस एल्फ को देखकर लगभग मुक्का मार ही दिया। साफ था कि उसकी लड़ने या उड़ने की आदत लड़ाई के लिए ही थी। हालांकि एल्फ की किस्मत अच्छी थी कि उसने समय रहते अपना मुक्का रोक लिया क्योंकि उसने खुद को रोका नहीं था। डॉटी ने निक के कहे अनुसार ही किया और अब उसने नीले और सिल्वर रंग का सिल्क का रोब पहना हुआ था जिसके आगे रेवेनक्लॉ परिवार का निशान बना हुआ था। कपड़े पहनते हुए निक ने दुकान में ओलिवेंडर का स्वागत किया। वह देर तक सोने की वजह से शर्मिंदा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने बस हंसकर टाल दिया। अखबार देखते हुए निक ने हेडलाइन मिनिस्ट्री के अधिकार गलत असली अपराधी मुकदमे का इंतजार कर रहा है, पर एक भान उठाए, कमाल है कि जब आप पहियों में तेल डालते हैं तो काम कितनी जल्दी हो जाता है। उसने आह भरते हुए सोचा कि न्याय पाने के लिए रिश्वत की भी जरूरत होती है। फिर भी निक ने आर्टिकल पढ़ा और फज ने जो लोग असल में जिम्मेदार थे उनसे कितना क्रेडिट लेने का फैसला किया, इस पर वह सिर्फ हंसा। पूरा आर्टिकल असल में इस बात पर था कि फज ने सब कुछ जरूरी किया और बाकी सभी का इज्जतदार जिक्र हुआ। डम्बलडोर को शामिल होने के बावजूद पेपर में शामिल भी नहीं किया गया, जो निक की राय में बहुत मजेदार था। फिर भी आर्टिकल में कुछ जरूरी जानकारी के टुकड़े थे, जैसे सीरियस की अस्काबान से तुरंत रिहाई और पीटर के ट्रायल की तारीख। आर्टिकल के मुताबिक सीरियस अब सेंट मुंगोस में था और जेल में 10 साल रहने के असर का इलाज करवा रहा था। उस आदमी की पर्सनैलिटी को देखते हुए हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं उससे मिलने की उम्मीद करूंगा। निक ने पेपर नीचे रखने और ओलिवेंडर को यह बताने से पहले सोचा कि वह आज रेवेनक्ला आइलैंड देखने जा रहा है। ओह, मुझे लगा था कि तुम उस जगह को देखने से पहले काफी देर इंतजार करोगे। क्या बदल गया? बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा। डॉटी, निक ने पुकारा और हाउस एल्फ तुरंत उसके सामने आ गया, उसके ऑर्डर लेने के लिए उत्सुक। कल से पहले मुझे उस एरिया में जाने के लिए मदद की जरूरत होती, लेकिन एक हाउस एल्फ के साथ अब हमें ले जाना बहुत आसान है, निक ने ईमानदारी से कहा। ओलिवेंडर मुस्कुराया। घर के एल्फ सच में घूमने फिरने के लिए बहुत काम की चीजें हैं, उसने सहमति में कहा। प्लान यह है कि डॉटी हेलेना को आइलैंड के पास कोस्ट पर ले आएगी, फिर वापस आकर हम दोनों को ले जाएगी, या अगर तुम यहीं रहना चाहो तो सिर्फ मुझे ले जा सकती हो, निक ने आराम से समझाया। ओलिवेंडर हंसा। मैं रोवेना रेवेनक्लो का घर देखना किसी भी कीमत पर मिस नहीं करूंगा, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, उसने उत्सुकता से कहा। लेकिन इन सबसे पहले हमें इंग्लैंड का एक मैप चाहिए ताकि डॉटी को हेलेना के साथ जाने के लिए जगह मिल सके, निक ने ईमानदारी से कहा। तो हम किस्मत वाले हैं क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज है, हालांकि थोड़ी खास है। ओलिवेंडर ने काउंटर के पीछे एक दराज में हाथ डालकर कागज का एक पुराना स्क्रॉल निकाला जो लगभग 2 फीट लंबा था। काउंटर पर खोलते ही निक पूरे आइलैंड की रियल टाइम इमेज देखकर हैरान रह गया, जिसमें शहर, बादल और सही जगहें थी। वाह, ये तो बहुत शानदार और मनमोहक है। आपने मौसम को इतना अच्छा कैसे बना दिया, बिना कागज खराब किए?
निक ने इमेज के कुछ हिस्सों पर बारिश गिरते देखकर पूछा। ओलिवेंडर ने सिर हिलाया। जितना मैं आपके जोश की तारीफ कर सकता हूँ, मुझे डर है कि मैं यहाँ के जादू का क्रेडिट नहीं ले सकता। मैंने यह मैप अपनी जवानी में घूमते हुए कायरो मैजिकल मार्केट में एक मिस्र के जादूगर से खरीदा था। उसने पुरानी यादों में खोकर कहा। निक ये सुनकर हैरान था क्योंकि इस तरह का मुश्किल जादू आमतौर पर अब तक बिना पावर या अंक के फेल हो गया होता, लेकिन उसे दोनों में से कोई नहीं मिला। अगर यह सच है तो यह सच में एक मास्टरफुल जादू है क्योंकि इसमें इस तरह लंबे समय तक चलने के लिए जरूरी पार्ट्स की कमी लगती है। निक ने तारीफ करते हुए कहा। यह मामला सुलझने के बाद ओलिवेंडर ने दुकान बंद कर दी और हेलेना मैप के पास गई। जब डॉटी उसे कमरे से ले आई, मैप को ध्यान से देखने के बाद उसने इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में प्लायमाउथ के सामने सेल्टिक समुद्र के पास एक जगह की ओर इशारा किया। डॉटी ने इस जगह की डिटेल याद कर ली, फिर हेलेना को पकड़ लिया जब वह असलियत में बदल गई और दुकान से गायब हो गई। 10 मिनट बाद हाउस एल्फ वापस आया और इस बार ओलिवेंडर को पकड़ लिया, फिर एक बार फिर गायब हो गया। 1 मिनट बाद डॉटी फिर से आए और निक को पकड़कर स्टोर से गायब हो गई। जैसा कि पता चला, किसी जगह पर जाने के लिए हाउस एल्फ का इस्तेमाल करना जादूगर के रूप में भूत बनने से कहीं ज्यादा आसान था। निक को शक था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जादूगर वाला वर्षन उतना बेहतर नहीं होता क्योंकि जादूगर ज्यादातर समय घूमने के लिए हाउस एल्फ का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े चक्कर के अलावा निक को इस जगह तक पहुंचने का एहसास भी नहीं हुआ, जो पूरे तट पर खड़ी चट्टानें थी। नमकीन समुद्री हवा और गर्म मौसम ने इसे पिकनिक के लिए घूमने के लिए एक अच्छी जगह बना दिया था, अगर और कुछ नहीं तो। निक ने मुस्कुराते हुए सोचा, जितना मुझे नज़ारा पसंद है, उतना ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इस छिपे हुए आइलैंड को कैसे ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। निक ने हवा और टूटती लहरों की आवाज के बीच अपनी आवाज सुनाई देने के लिए कहा। हेलेना मुस्कुराए और निक को काई से ढके एक पत्थर की ओर इशारा किया जो चट्टान के किनारे के पास बिल्कुल सही फिट हो रहा था। वह ये जानने के लिए उसके पास गया कि उसने क्या प्लान बनाया है और असलियत में बदलने के बाद उसने पत्थर पर एक खास जगह से काई हटाई जिससे एक बहुत जाना पहचाना निशान दिखा। निक ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोवेना रेवेनिक्लो ने अपने घर की चाबी सबके सामने छिपा दी थी। सिग्नेट रिंग को इंडेंट में दबाते हुए निक ने देखा कि उसकी जादुई एनर्जी रिंग में चली गई और फिर बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर में चली गई। अगर हेलेना ने उसे रोका नहीं होता तो वह हैरानी से अपना हाथ लगभग खींच लेता। ये 1000 साल से बिना फ्यूल के है, लेकिन अगली बार इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने समझाया और वह रिलैक्स हो गया। शुक्र है कि उसके पूरे मैजिक पूल का लगभग आधा हिस्सा खत्म होने के बाद पत्थर ने एनर्जी लेना बंद कर दिया। पत्थर उसके जादुई सेंस में भी बहुत अलग था क्योंकि अब वह साफ तौर पर सिरदर्द पैदा करने वाली मात्रा में एन्चेंटमेंट से भरा हुआ था। उसने ये भी महसूस किया कि पत्थर की एनर्जी उसके नीचे गहराई में बह रही है और उसके होश हवास की पहुंच से बाहर है। वह वहीं खड़ा ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। जल्द ही चट्टान का मुंह बदलने लगा और नीचे समुद्र की ओर जाने वाली पथरीली सीढ़ियों के एक सेट में बदलने लगा। ग्रुप इन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और सिर्फ पानी के किनारे पर रुका। एक बार फिर चट्टान की पत्थर की दीवार में एक गड्ढा बन गया और अपनी आंखें घुमाते हुए और कराहते हुए निक ने अंगूठी को सॉकेट में दबा दिया और उसे अपनी एनर्जी खींचने दिया। जब तक ये खत्म हुआ, तब तक उसकी जादुई एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और खर्च की वजह से उसका सिरदर्द भी हो रहा था। अगर इससे मदद मिलती है तो इस ट्रिप पर तुम्हें ऐसा आखिरी बार करना चाहिए, हेलेना ने माफी मांगते हुए कहा। मुझे पूरी उम्मीद है, वरना चीजें बहुत जल्दी अजीब हो जाएंगी। निक ने अपना सिरदर्द नजरअंदाज करते हुए मजाक किया। जल्द ही पानी ऐसे उबलने लगा जैसे उबल रहा हो, लेकिन एक समुद्री शैवाल और बानिकल से ढकी गाड़ी पानी से बाहर निकली और उसके ऊपर बैठकर उनके अंदर आने का इंतजार करने लगी। ये ऑफिशियल है, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा पैरानॉइड थी, निक ने आइलैंड तक पहुंचने के लिए जरूरी वेरिफिकेशन की लेयर्स देखने के बाद कहा। हेलेना हंसी, लेकिन उसने इस बात से मना नहीं किया क्योंकि वह ओलिवेंडर के साथ गाड़ी में चढ़ी। उसके पीछे निक और डॉटी सबसे आखिर में गए। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, पूरी गाड़ी समुद्र में गोते लगाने लगी और पैसेंजर्स को भीगने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मुझे आखिरकार इस गाड़ी को साफ करना होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं खिड़कियों से बाहर का नजारा काफी मिस कर रहा हूँ, निक ने सोचा जब उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बानिकल और सीवीड से ढकी हुई थी। 1 घंटे की लंबी राइड के बाद गाड़ी आखिरकार ऊपर की ओर चढ़ने लगी, जिससे पता चला कि वे आइलैंड के करीब पहुंच रहे थे। निक ने पूछा, तुम्हारी माँ ने जो जादू टोना किया था, उससे पूरे आइलैंड पर असर पड़ा या सिर्फ बिल्डिंग पर?
उसे बुरा लग रहा था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। सिर्फ बिल्डिंग पर ही क्यों? हेलेना ने हैरानी से पूछा। तुम्हें पहले गाड़ी से उतरना चाहिए ताकि यह पक्का हो जाए कि बड़े हो चुके आइलैंड के लोग हम पर हमला न कर दें। निक ने कहा और हेलेना की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पिछले 1000 सालों से इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आइलैंड पर पौधों और जानवरों ने पक्का इस जगह पर कब्जा कर लिया है। गंभीरता से सिर हिलाते हुए हेलेना ने आइलैंड पर हालात का पता लगाने के लिए भूतिया रूप लेने की तैयारी की। जल्द ही खिड़कियों के खुले हिस्सों से सूरज की रोशनी आने लगी और उसने गाड़ी की दीवार से अपना सिर निकालकर उसे वापस अंदर खींच लिया। आइलैंड पर बहुत ज्यादा घास उगाई है लेकिन गाड़ी के डॉक के पास कुछ भी खतरनाक नहीं है, उसने राहत भरी नजरों से बताया। निक ने गाड़ी के रुकने का इंतजार किया और फिर ध्यान से दरवाजा खोला। तुरंत ही उसका स्वागत एक मुश्किल से खड़ी पत्थर की बनावट से हुआ, जो शायद गोदी थी और उस पर रेंगने वाली बेलें और गिलीवीड लगे हुए थे। वह जादुई पौधों को संभालने में अच्छा नहीं था, लेकिन ये दोनों तरह के पौधे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसलिए वह सावधानी से गाड़ी से बाहर निकला और ध्यान रखा कि उसके पैरों के नीचे की चिकनी सतह से फिसले नहीं। मिस्टर ओलिवेंडर, क्या आप हमारे लिए एक सूखी जगह को जलाने के लिए आग का जादू इस्तेमाल कर सकते हैं? निक ने बूढ़े आदमी से पूछा क्योंकि वह इतनी छोटी सी बात पर अपनी कमी नहीं दिखाना चाहता था। IGNIO, ओलिवेंडर बोला और उसकी छड़ी से आग की लपटें निकली और जमीन पर उगे पौधों को सुखाने और जलाने लगी। जब उनके सुरक्षित रूप से कदम रखने के लिए एक बड़ी जगह खुल गई, तो निक उस जगह पर गया और ओलिवेंडर ने अपनी आग को गाड़ी के नीचे वाली जगह पर मोड़ दिया ताकि वह भी सूख जाए। अपना जादू रद्द करके ओलिवेंडर आखिरकार गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकला और असल में आइलैंड पर आ गया। डॉटी, क्या तुम गाड़ी से ये सब साफ कर सकती हो जब तक हम रास्ता ठीक करने का काम कर रहे हैं? निक ने एल्फ से पूछा, जो झुककर तुरंत मान गया और काम पर चला गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें घर तक जाने के लिए जो भी रास्ता बचा है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हेलेना आगे रहेगी और तुम रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ोगे, निक ने ओलिवेंडर से कहा और बूढ़े जादूगर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत से लोग भूल गए थे लेकिन गैरिक ओलिवेंडर ने वेरिटोलॉजी की जानकारी के लिए पूरी दुनिया में एडवेंचर किया था, इसलिए वह इस तरह की चीजों की प्रोसेस को अच्छी तरह जानता था और निक का प्लान बहुत सॉलिड था। अगर वे सावधानी से चले और गाड़ी तक वापस जाने का रास्ता साफ करते रहे, तो अगर उन्हें पीछे हटना पड़े तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें अपना पहला जादुई जानवर मिला जब वे रास्ता साफ कर रहे थे। ये भूरे और टैन पंखों वाला एक बड़ा चूहा था जो उन्हें देखकर डर गया और भाग गया। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ के पास 1000 साल पहले ऐसे बच्चे नहीं थे, निक ने गुजारिश करते हुए कहा और हेलेना ने अजीब तरह से दूसरी तरफ देखा। कम से कम वे आमतौर पर काफी नुकसान न पहुंचाने वाले होते हैं, हेलेना ने भरोसा दिलाते हुए कहा। निक को ज्यादा तसल्ली नहीं हुई क्योंकि वह एक कोलो कोलो या चिलिका पंखों वाला चूहा था। उनकी लोगों से एनर्जी खींचने की बुरी आदत थी, जिससे अगर उनसे छुटकारा न पाया जाए तो समय के साथ वे और ज्यादा थक जाते थे। हालांकि यह साफ तौर पर खतरनाक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तब लागू होता है जब वे अकेले हों, क्योंकि एक बार जब कुछ चीजों ने किसी की नींद में एनर्जी खत्म कर दी तो वे थककर मर सकते हैं और ज्यादातर चूहों की तरह वे बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं। चूहों को एक आइलैंड पर बिना किसी परेशानी के छोड़ने के लिए 1000 साल बहुत लंबा समय था, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता था कि वहां कितनी चीजें थीं। मलिन के नाम पर, माँ, आपको क्यों लगा कि कोलो कोलो रखना एक अच्छा आइडिया है? निक ने गंभीरता से पूछा। हेलेना शर्मिंदा लग रही थी। ये थोड़ी मेरी गलती है, उसने धीरे से कहा, लेकिन निक ने फिर भी उसे सुना क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति इंसानों से ज्यादा सेंसिटिव थी। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे काफी हद तक अंदाजा है कि क्या हुआ था, उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मैं एक समय पर एक अनजान लड़की थी, मैं तुम्हें बता दूंगी, हेलेना ने बचाव करते हुए कहा। हाँ, लेकिन पंख वाले चूहे, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी चीजें प्यारी लगेंगी। निक ने अपने बहुत पहले मरे हुए रिश्तेदार को बेरहमी से चिढ़ाया, जबकि ओलिवेंडर मजे से देख रहा था। जैसे जैसे वे रास्ता साफ करते गए, उन्हें कुछ और जादुई जीव मिले जैसे बोट्रिकल्स, सींग वाले सांप और यहाँ तक कि स्नफस भी, जो बड़े सफेद हिरन जैसे जीव थे जिनके सींगों के बजाय लकड़ी की टहनियां थीं। शुक्र है कि इनमें से किसी भी प्रजाति से निपटना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वे सभी लोगों से बचते थे। शुक्र है कि इनमें से कोई भी प्रजाति अनजान या खास तौर पर दुर्लभ नहीं थी, इसलिए निक को ज्यादा चिंता नहीं थी। यह अगले जीव के साथ बदल गया जो उन्हें मिला, या ज्यादा साफ तौर पर कहे तो उसने उन्हें पा लिया।
यह एक ऐसा जीव था जिसके शरीर शेर जैसा था, जिसके पंख चमगादड़ जैसे थे, सिर औरत जैसा और पूंछ बिच्छू जैसी थी। यह एक मेंटिकोर था जो बहुत बड़ा था, जो समझ में आता है क्योंकि यह शायद 1000 साल से भी पुराना था। आह, लगता है छोटी मालकिन वापस आ गई है और उसके साथ कितना सुंदर छोटा बच्चा है। जानवर बहुत ही इंसानों जैसी आवाज में बोला। सेराम, हेलेना खुशी से चीखी और उस बड़े मेंटिकोर के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। हाँ टिल्डा, मैंने तुम्हें कितना याद किया मेरे छोटे बच्चे, मेंटिकोर ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा जिससे उसके कई नुकीले दांत दिख रहे थे, और उसने धीरे से हेलेना को गले लगाने के लिए अपना पंजा उसके ऊपर रख दिया। ये रियूनियन जितना दिल को छूने वाला लग रहा है, क्या कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है? निक ने बहुत कंफ्यूज होकर पूछा कि मेंटिकोर जैसा खतरनाक मॉन्स्टर एक इंसान या यूं कहे कि इस मामले में भूत के साथ इतना दोस्ताना और देखभाल करने वाला बर्ताव क्यों कर रहा है। जंगली मेंटिकोर वेरीफाइड और जाने माने आदमखोर थे जो अपनी इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस के बावजूद जादूगरों को उनकी जादुई एनर्जी के लिए टारगेट करते थे। यही वजह थी कि उनका शिकार लगभग खत्म होने वाला था। सेराम उस आइलैंड की गार्डियन है जिसे माँ ने मेरे साथ तब पाला था जब मैं अभी बच्ची थी। मुझे लगा था कि इतने समय बाद वह अब तक गुजर गई होगी। हेलेना ने आंसू भरी आंखों से कहा। निक समझ सकता था कि वह ये जानकर इतनी इमोशनल क्यों हो गई कि सेराम नाम का यह मेंटिकोर अभी भी जिंदा है। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि यह इतना लंबा जी सकता है, ये देखते हुए कि बेसिलिस्क मेंटिकोर की तरह ही इसकी भी बहुत लंबी उम्र होती है, और सबसे पुराने मेंटिकोर की उम्र 1700 साल बताई गई है। मुझे डर है कि इस मामले में आपकी चिंता बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैं आपके उन 2 पंख वाले चूहों और स्नफस के बच्चों पर मुश्किल से जिंदा रह पाया हूँ, लेकिन उनमें मुझे जिंदा रखने के लिए मुश्किल से ही एनर्जी होती है। सेराम ने ईमानदारी से कहा। ये सुनकर हेलेना बहुत शर्मिंदा हुई। मुझे कभी न आने के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन मैं इस पूरे समय खोई हुई थी। उसने अपने भूतिया रूप में ढलते हुए कहा। मेंटिकोर हैरान था। तो तुम सच में मर गए हो? उसने आह भरते हुए कहा। इतने समय बाद मैंने ऐसा मान लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भूत बनोगे। ऐसा लगता है कि हम दोनों को पछतावा है जो हमें इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर करता है। सेराम ने उदास होकर कहा, फिर गंभीर हो गया और निक और ओलिवेंडर को धमकी भरी नजरों से घूरने लगा। हालांकि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम दोनों पूरी तरह से अनजान हो और बिना इजाजत घुस रहे हो, इसलिए अपनी बात समझाओ वरना खाए जाने के लिए तैयार रहो। सेराम ने गुस्से में कहा। निक ने अपना हाथ उठाकर उस पर लगी अंगूठी दिखाई। मैं निकोलस आई रेवेनिक्लॉ हूँ, यहाँ अपने पुश्तैनी घर को वापस पाने आया हूँ और यह मेरे टीचर हैं जो इस मामले में मदद करने आए हैं। उसने शांति से लेकिन अधिकार के साथ कहा। मेंटिकोर ने हेलेना की तरफ देखा और तभी शांत हुआ जब उसने उसकी बात कंफर्म करने के लिए सिर हिलाया। ठीक है, तो इस जायदाद के वारिस और मालिक के तौर पर यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पुरखों का फर्ज पूरा करो और मेरी भूख मिटाओ। तुम्हारे पास ठीक 1 हफ्ता है, उसके बाद मैं मान लूंगी कि तुम ऐसा करने के लिए अपनी जान दे रहे हो। सेराम ने शांति से कहा, जैसे मौसम के बारे में बात कर रही हो, किसी को खाने के बारे में नहीं। निक मेंटिकोर की बेबाकी पर हंसा और लेम्बस ब्रैड की 2 रोटियां निकाली। इसे आजमाओ, उसने उन्हें उस जीव की ओर लापरवाही से फेंकते हुए कहा। सेराम ने कंफ्यूज होकर दोनों रोटियां उठा ली, क्योंकि उसे यकीन था कि इतनी छोटी चीजों में इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि वो उसे बहुत लंबे समय तक जिंदा रख सके। वो गलत थी। लगभग तुरंत ही उसके मन और शरीर को जकड़े हुए पुरानी भूख गायब हो गई और उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ। यह अजीब खाना क्या है और यह कैसे काम करता है? सेराम ने पूछा। वह साफ तौर पर जादुई खाने को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे अपनी ताकत वापस महसूस हो रही थी। एक भूखे मेंटिकोर में एक भरे हुए मेंटिकोर की तुलना में बहुत कम ताकत होती है, लेकिन उनके शरीर काफी मजबूत होते हैं जो ज्यादातर ऐसी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं जो जानलेवा न हो, अगर उन्हें काफी खाना और समय दिया जाए, जिसमें कुपोषण भी शामिल है। लेम्बास ब्रैड, एक जादुई ब्रैड जिसमें एक आम इंसान को 1 महीने के लिए जरूरी सारा न्यूट्रिशन और एनर्जी होती है, और तुमने बस इतना खाया कि एक इंसान 2 महीने तक चल सके, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सेराम हंसी। क्या मजेदार चीज है, लगता है हेल्गा ने बनाई होगी। उसने मजे से कहा कि इतनी आसान चीज भी है। असल में इस दुनिया में इस चीज का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। निक ने कहा कि टेक्निकली झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने सेलेब्रिम्बोर से रेसिपी मांगी थी जो सिर्फ उस सिस्टम की वजह से यहाँ है जो उसका हिस्सा था। ओह खैर, अगर तुम उस चीज की सप्लाई बनाए रखोगी तो मुझे लगता है कि तुम और मैं ठीक से रह पाएंगे। सेराम ने खुशी से कहा। अब जब ये तय हो गया है,
तो मुझे लगता है कि अगर हम घर का रास्ता साफ करते रहे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? निक ने सीरियसली पूछा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये तुम्हारा आइलैंड है, मैं बस इसकी रखवाली करता हूँ। मैंटिकोर ने बिल्ली जैसे कंधे उचकाते हुए कहा। थोड़ी सी वार्निंग है, हो सकता है कि जब वह तुम्हें यहाँ देखेगा तो तुम सब पर अटैक करने की कोशिश करे। सेराम ने लापरवाही से कहा। वह चिड़चिड़ा कमीना अभी भी यही है। मुझे लगा था कि वह अब तक चला जाएगा। हेलेना ने हैरानी से कहा। तुम असल में किस बारे में बात कर रहे हो? निक ने हैरानी से पूछा। मेरी माँ एक बार जापान गई थी और शाही परिवार के लिए कुछ जादुई बनाने के बदले उन्हें उनके अमर पक्षी की प्रजाति का एक चूजा तोहफे में मिला था। एक हो उच्चारण हूँ। आमतौर पर ये चीजें थंडरबर्ड और फीनिक्स की तरह बड़े होने तक जिंदा नहीं रहती, लेकिन यह वाला जिंदा रहा और इसलिए टेक्निकली अमर है। 1000 साल पहले उस चीज का रवैया बहुत बुरा था और वह सच में बहुत परेशान करती थी। मुझे हमेशा लगता था कि वह कमीना अब तक चला गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे इस जगह से लगाव हो गया था। हेलेना ने ईमानदारी से बताया। मैं हमेशा से देखना चाहता था कि क्या हो पंख फीनिक्स और थंडरबर्ड पंखों की तरह सबसे जरूरी छड़ी के सामान है, क्योंकि वे सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। बदकिस्मती से पंख शाही परिवार की एक बहुत ही सुरक्षित संपत्ति है, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं पा सका। ओलिवेंडर ने ऐसे जीव को देखने के विचार से साफ तौर पर उत्साहित होकर कहा। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प मुलाकात होगी। निक सहमत हुआ, ये सोचते हुए कि ऐसा जीव उसकी मौजूदगी में कैसा व्यवहार करेगा। वह अमर पक्षी परिवार के ज्यादा सदस्यों से नहीं मिला था, इसलिए उसे कोई अच्छा अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ फॉक्स से ही मिला था जो इज्जतदार था। सेराम के आगे होने की वजह से कोई दूसरा जादुई जानवर ग्रुप के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वे हवेली का रास्ता साफ कर रहे थे। ये तब बदल गया जब वे उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जो हेलेना के कहने के मुताबिक समय से अछूती लग रही थी, बस थोड़ी बड़ी हो गई थी। TZZEERRR एक चिड़िया की चीख सुनाई दी, जो चिड़ियाबाज जैसी थी, इससे पहले कि ग्रुप पर एक बड़ी परछाई पड़ जाए। निक ने बिना झिझके ऊपर देखा तो काले और लाल पंखों वाला एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया और एक चील और मोर के बीच एक पक्षी पहले अपने पंजों से नीचे झपटा। निक ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और हेलेना और सेराम के हैरान चेहरे के बीच वह बहुत बड़ा पक्षी धीरे से उस पर बैठ गया। उसका कंधा काफी झुक गया क्योंकि पक्षी का वजन काफी था, ये देखते हुए कि वह लगभग एक ठीक ठाक लंबे इंसान के साइज का था। ये देखकर कि निक को अपना हाथ ऊपर रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, पक्षी जल्दी से उसके कंधे पर कूद गया जो ज्यादा स्टेबल था। बेशक उसे अभी भी इससे जूझना पड़ रहा था, लेकिन कम से कम वह खड़ा तो हो सकता था। छी! पक्षी ने आवाज दी और निक से आंख मिलाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाए, उसकी आंखें जानी पहचानी सुनहरी थीं। मुझे सच में जलन हो रही है, हेलेना ने मुंह बनाते हुए कहा। निक हंसा और पक्षी की ठुड्डी के नीचे खुजलाया, जिससे उसे बहुत मजा आया। कम से कम वह हम पर हमला तो नहीं कर रहा है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हम्फ, उसने गुस्से में कहा और बिल्डिंग की तरफ चल दी। इस बीच ओलिवेंडर उस बड़े पक्षी को देखकर हैरान था जो अभी निक का ध्यान खींच रहा था। सच में एक अद्भुत जीव है, काश मुझे इसके कुछ पंख मिल जाते। उसने धीरे से सोचा और अंदाजा लगाया। चिड़िया और निक दोनों ने ये सुना और बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे। निक खुश लग रहा था और चिड़िया उसका चेहरा नोचने से बस 2 सेकंड दूर थी। उसकी इतनी परवाह मत करो, उसने अपनी जिंदगी छड़ी बनाने में लगा दी है, इसलिए वह इस मामले में थोड़ा एक ही सोच वाला हो जाता है। अगर तुम उसे कुछ ढीले पंख दे दोगे जो तुम वैसे भी गिराने वाले थे, तो वह तुम्हें अकेला छोड़कर खुश होगा। निक ने सुझाव दिया और चिड़िया उलझन में दिखी। फिर उसने अपने 4 पंख तोड़कर गिरा दिए, फिर उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया जो गिरते ही उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। निक ने भी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि ओलिवेंडर ने तुरंत पंखों की अलग अलग प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना शुरू कर दिया था, और जब निक बिल्डिंग के वॉल्स के किनारे तक गया तो वह बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल रहा था। अपनी सिग्नेचर रिंग दिखाते हुए वॉर्ड्स चमके और फिर उसकी जादुई सिग्नेचर को लेने के बाद गिर गए। ये जानते हुए कि ओलिवेंडर इतना ध्यान नहीं दे रहा था कि उसे पता भी न चले, निक ने अपनी छड़ी निकाली और उसे लहराया, जिससे बिल्डिंग पर उगे पौधे गायब हो गए और उसने उन्हें भगा दिया। उनके चले जाने के बाद आखिरकार उसे अपने पुश्तैनी घर का असली नजारा देखने को मिला। यह एक पत्थर की हवेली थी जिसमें से इतनी जादुई एनर्जी निकल रही थी कि हॉगवर्ट्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। बिल्डिंग धूल और मकड़ी के जालों से काफी गंदी लग रही थी, लेकिन निक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सामने के दरवाजे तक गया जो लकड़ी का एक बड़ा सा बना था, जिसमें मेटल की मजबूती थी, और उसने हैंडल खींचा।
दरवाजा ऐसे आसानी से खुला जैसे एक दिन पहले ही कब्जों पर तेल लगाया गया हो और बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा दिख रहा हो। सच कहूं तो ये हैरानी की बात है कि सादा था, क्योंकि फायरप्लेस, सीढ़ी और दूसरे कमरों की ओर जाने वाले हॉलवे के अलावा एंट्रेंस हॉल पूरी तरह से खाली था, जिसमें सादे पत्थर के फर्श और बिना पेंट की दीवारें थीं। हेलेना पुरानी यादों में खोई हुई बिल्डिंग में चली गई। निक ने उसे परेशान नहीं किया और अपने नए घर को देखने के लिए सीधे दाहिने हॉलवे में चला गया। हॉलवे भी एंट्रेंस हॉल की तरह ही खाली थे, क्योंकि उनमें दूसरे कमरों की ओर जाने वाली खिड़कियों और दरवाजों के अलावा कुछ नहीं था। पहला दरवाजा खोलते ही निक ने देखा कि वह एक काफी खाली गेस्ट रूम था, जिसमें एक बिस्तर और चैम्बर पॉट था, लेकिन और कुछ नहीं था। अगले दो दरवाजे भी ऐसी ही चीजों की ओर ले गए, जो इस समय सब कुछ देखते हुए कोई हैरानी की बात नहीं थी। उस हॉलवे से निकलकर निक हवेली के दूसरी तरफ गया और उस हॉलवे के पहले कमरे में हेलेना को पाया। कमरे में और भी बहुत कुछ सजा हुआ था, जैसे अलग अलग किताबें, खिड़कियों पर पर्दे, एक ड्रेसर और कोने में एक सुनहरा फुल लेंथ मिरर भी था। कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे और पत्थर की दीवारों पर जादू के निशान थे। हेलेना के चेहरे पर जो भाव थे, उससे उसे पता चल गया कि यह शायद उसका अपना कमरा है। हेलेना को उसके ख्यालों में छोड़कर निक हॉल में और आगे बढ़ा और किचन को देखा, जो हेलेना के कमरे के बगल में था, और इस फ्लोर पर आखिरी कमरा था, जो एक पेंट्री थी जिसमें स्टेसिस स्पेल में रखे अलग अलग पोषण के सामान थे। उस औरत को अपने स्टेसिस चार्म्स बहुत पसंद हैं, निक ने हंसते हुए सोचा, जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और इस हॉलवे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। एंट्री में वापस आकर वह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया। एक बार फिर दोनों विंग्स पर कई दरवाजे थे, इसलिए निक पहले देखने के लिए बाएं विंग से गया। पहला दरवाजा एक कमरे की ओर जाता था, जो 1000 साल पुराने जादू के सामान और अधूरे टुकड़ों से भरा था, जो वर्कबेंच पर पड़े थे। मदर्स मैजिक रूम, हेलेना ने निक को थोड़ा चौंकाते हुए कहा, क्योंकि उसने उसे भूतिया रूप में होने की वजह से चुपके से आते हुए नहीं सुना था। जब मैं बचपन में बिना इजाजत के यहाँ जाती थी तो वह बहुत परेशान हो जाती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बीमारी से पहले वह शायद यहाँ वापस नहीं आई होगी, वरना वह इन्हें यहाँ कभी नहीं छोड़ती। उसने वर्कबेंच पर अधूरे टुकड़ों की ओर तैरते हुए कहा। ये बीमारी क्या थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई भी फाउंडर उसे इससे नहीं बचा सका। निक ने हैरानी से पूछा। आंटी हेल्गा के मुताबिक यह माना डेप्रिवेशन नाम की कोई चीज थी, जो उसे अपने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मैजिक के एक नए लेवल पर पहुंचने के बाद हुई थी। हेलेना ने शांति से कहा, और निक वहीं जम गया, क्योंकि उसने हाल ही में एक और बहुत पावरफुल चीज पर वह नाम देखा था। गोल्डन एप्पल ट्री की भी यही हालत थी, और निक खुद को रोक नहीं पाया और हेलेना को ये कैसे हुआ, इस बारे में एक थ्योरी बनाने लगा। किसी तरह रोवेना रेवेनिक्लो ने सीख लिया होगा कि फाउंडर्स के लेवल से आगे कैसे पहुंचा जाए, और उसका ऊपर उठा हुआ शरीर आसपास से काफी मैजिक एनर्जी या माना नहीं खींच पाया, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई। इससे ये भी पता चलता है कि एक खास लेवल से ज्यादा ताकत वाली कोई चीज आज भी जिंदा क्यों नहीं है, जैसे देवता, क्योंकि उनके होने के लिए काफी माना नहीं है। इससे निक को याद आया कि क्रोनोस की लिखी किताब के शुरुआती हिस्से में ग्रह के ठीक होने के बारे में क्या कहा गया था। वह दुनिया में माना के जमाव की बात कर रहा होगा, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि उसका मतलब सच में जल्द ही था या लगभग 200 साल बाद, क्योंकि शायद उसे मेरी अमरता के बारे में पता है। निक ने निराश होकर सोचा। अभी के लिए ये बातें छोड़कर निक ने अपना ध्यान वापस काम पर लगाया और खोजबीन की। उस प्यारे कमरे से निकलकर निक हॉलवे में आगे दूसरे दरवाजे तक गया और उसे खोला। यह एक बेडरूम था, जिसमें फैंसी सजावट थी और एक बड़ा बिस्तर था, और कमरे में मिलने वाली सभी चीजें थीं। यह माँ का कमरा था, हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, सिवाय तब जब उन्हें कपड़े बदलने होते थे। आमतौर पर वह बस किसी जादू या दवा से नींद की जरूरत को दूर कर देती थी। आप इसे अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि वार्ड का मास्टर कंट्रोल वहां दीवार के पास है। हेलेना ने दीवार पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं सब कुछ दूसरे कमरे में रखवा दूंगी, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड बेडरूम इस्तेमाल करने का कोई मन नहीं है, निक ने कहा, और हेलेना ने सहमति में सिर हिलाया। इस हॉलवे का आखिरी कमरा वह था जिसे देखकर निक काफी उत्साहित हो गया। वह लाइब्रेरी थी। पुरानी किताबों की लाइनें सभी टॉपिक और मुश्किल के हिसाब से आसानी से पढ़ने के लिए रखी हुई थी। जाहिर है, फैमिली लाइब्रेरी में तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। अगर तुम क्लास में नहीं हो तो तुम या तो पढ़ रहे हो, मिल रहे हो, या कुछ नया कर रहे हो। तुम भी लगभग उतनी ही वर्कहॉलिक हो जितनी मेरी माँ थी, हेलेना ने चिढ़ाया, और निक ने अजीब तरह से दूसरी तरफ देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह सही कह रही है।
दरवाजा बंद करके निक ऊपर वाले एरिया के दूसरी तरफ गया और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरों में से एक में एक बड़ा इंडोर बाथ था जो पत्थरों में बुने जादू से लगातार साफ और गर्म रहता था, जिससे कमरा भाप से भर गया था। अगला कमरा असल में हॉगवर्ट्स की जरूरत वाला कमरा था, बस फर्क इतना था कि वह हमेशा मौजूद रहता था, बिना किसी अजीब चीज के जिसमें इधर उधर घूमना पड़ता था। लेकिन आखिरी कमरा ढूंढना परेशान करने वाला था, क्योंकि वह एक टॉर्चर चैम्बर था जिसमें वे सभी चीजें थी जिनकी उम्मीद ऐसी जगह में की जा सकती है, भले ही कमरे में खून का कोई निशान न हो। मुझे भी यह कमरा घिनौना लगा और मैं भी इससे बचने की कोशिश करती थी। कमरा ढूंढने के बाद उसका चेहरा देखकर हेलेना ने कहा। घर के अंदर पूरी तरह से देखने के बाद निक एंट्रीवे की ओर गया और बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। हाँ, गार्डन, यहीं पर हम अपने सारे जिंदा पौधे और जादुई जीव रखते थे जब तक एस्टेट इस्तेमाल में था, हेलेना ने कहा, जब निक ने खुद को एक बड़े कांच के घेरे में पाया जो साफ तौर पर स्पेस बढ़ाने वाले जादू का काम था। ज्यादातर इलाका बंजर और बेजान था क्योंकि जो जादुई पौधे और जानवर बच सकते थे वे पहले ही भागकर आइलैंड पर कब्जा कर चुके थे, जबकि बाकी शायद यही भूख से मर गए होंगे। उसे यह इसलिए पता था क्योंकि जब वह बड़े कमरे से गुजर रहा था तो कुछ जगहों पर टूटी फूटी हड्डियां बिखरी हुई थीं। निक ने अपनी जादुई इंद्रियों का इस्तेमाल करके कमरे में किसी जिंदा चीज को ढूंढने के लिए झाड़ू लगाई, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने अपनी छड़ी घुमाई, स्कोरगिफाई उसने कहा, और जादुई सफाई के बुलबुले फूट पड़े और वह बड़े कमरे को साफ करने लगा। जब जादू अपना जादू चला रहा था, मजाक में ही सही, तो उसने अपना ध्यान ग्रीन हाउस की टूटी हुई कांच की दीवारों पर लगाया जो उसे दिख रही थी। कुल मिलाकर नुकसान उतना बुरा नहीं था क्योंकि वहां बस कुछ छोटे छेद थे और कोने में एक बड़ा छेद छिपा हुआ था। अपनी छड़ी लहराते हुए REPARO वह बोला और टूटा हुआ कांच खुद ही ठीक हो गया, जिससे ग्रीन हाउस अपनी सबसे अच्छी हालत में आ गया। 10 मिनट बाद सफाई के मंत्र ने अपना काम पूरा कर लिया और लाशों से निकलने वाले अलग अलग लिक्विड से जमी ज्यादा मिट्टी, धूल और दाग हटा दिए। बदकिस्मती से हड्डियां नहीं हटी, हालांकि उनका रंग पीला कर दिया। उन हड्डियों को इकट्ठा करते हुए जिनसे वह अंगूठियां बना सकता था और बाकी को हटाते हुए निक हैरान रह गया कि ग्रीन हाउस असल में कितना बड़ा था। ये चौड़ाई और लंबाई दोनों में आसानी से एक फुटबॉल मैदान के बराबर था, जबकि छत लगभग 30 फीट ऊंची थी। ग्रीन हाउस के बाहर लगी बेलों के बीच से आती धूप से कमरे में एक अजीब सा धुंधलका सा लग रहा था, जैसे वह किसी जंगल में खड़ा हो। पोषण बनाने पर ज्यादा ध्यान न देने के बावजूद मेरी माँ के पास अपने समय के जादुई पौधों और जानवरों का सबसे शानदार कलेक्शन था। ये देखकर दुख होता है कि इतनी मेहनत लगभग खत्म हो गई है। मुझे हैरानी होती है कि उस पेड़ में ऐसा क्या कीमती था जिसे हमने वॉर्ड में देखा था, हेलेना ने उदास होकर कहा। निक को खुद को ये कहने से रोकना पड़ा कि तिजोरी में रखा पेड़ दूसरे आम जादुई पौधों के 1000 बगीचों के बराबर था। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही बात भी नहीं थी क्योंकि सिस्टम के अंदाजे में पेड़ की अनोखी खासियत ने उसे कंफ्यूज कर दिया था, इसलिए उसने उसका ब्यौरा दिया। इसका असल में मतलब यह नहीं था कि यह अपनी तरह का आखिरी पेड़ था, बल्कि धरती पर अपनी तरह का अकेला पेड़ था। इसका मतलब है कि इन सभी दूसरे पौधों के उलट जो बढ़ते हैं और उगाए जा सकते हैं, ये पेड़ अपने आप में सब कुछ था। इसका मतलब था कि सुनहरा सेब का पेड़ एक ऐसा अनमोल खजाना था जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता और निक ने उसे वैसे ही जमा करने का प्लान बनाया था। लेकिन इन सबसे पहले मुझे आइलैंड को अच्छी तरह देखना होगा ताकि पता चल सके कि कितना साफ करना है और कितना वैसे ही छोड़ा जा सकता है। ग्रीन हाउस से निकलकर हवेली के अंदर लौटने से पहले उसने सोचा, डॉटी, उसने आवाज लगाई और हाउस एल्फ तुरंत कहीं से आ गया। गाड़ी को हुक्म के मुताबिक साफ कर दिया गया है, डॉटी कैसे काम आ सकती है? हाउस एल्फ ने उत्सुकता से पूछा। मुझे तुमसे कहना है कि तुम मास्टर बेडरूम का सारा सामान बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए साफ कर दो और उसे किसी एक्स्ट्रा बेडरूम में रख दो, निक ने कहा और डॉटी ने सैल्यूट किया और फिर गायब हो गई। अपने कंधे पर बैठे बड़े पक्षी को देखकर निक ने उससे कहा कि वह उसके ऊपर से हट जाए क्योंकि उसे दर्द होने लगा था। हो उच्चारण WHO बिना किसी परेशानी के निक से उतरकर पत्थर के फर्श पर आ गया और निक ने अपने कंधे को घुमाकर दर्द कम करने की कोशिश की और हवेली के सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। लालच से झाड़ू निकालकर वह उस पर चढ़ गया और आसानी से हवा में ऊपर उठ गया। वह लगभग आसमान में उड़ने के लालच में पड़ गया था, लेकिन उसे यह जल्द से जल्द करना था। हवा में ऊपर उठते हुए निक को आखिरकार आइलैंड पूरी तरह से दिखा और उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। पौधों से ढका होने के बावजूद यह असल में काफी बड़ा था क्योंकि यह आसानी से सेंटर से हर दिशा में लगभग 10 मील तक फैला हुआ था। हालांकि
जब उसने आइलैंड का आकार देखा जो शक के घेरे जैसा गोल था, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुद्र के तल से एक बहुत बड़ा गोला काटकर उसे पानी से ऊपर उठा दिया हो। ये कहना ज्यादा सही होगा कि किसी ने फालतू हिस्सा तब तक काटा जब तक सिर्फ ये गोला ही न रह गया। उसने गंभीरता से सोचा। हालांकि इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसने आइलैंड पर कई अलग अलग तरह के जादुई जीव देखे, जो पहले देखे गए जीवों के अलावा थे। ग्राफॉन, ड्रॉइड, परियां और यहाँ तक कि ग्रिफकेट्स का एक छोटा झुंड भी, जो आइलैंड के किनारे पर बिल्ली के आकार के ग्रिफॉन जीव थे। हालांकि पेड़ पौधों में छिपी छोटी चीजें दिखाई नहीं दे रही थीं।